स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका टेस्ट नंबर 21 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके जीके एंड जीएस का। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको इस सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी भाई। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और कौन सा नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको कौन सा सुमेलित है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि धार्मिक अनुच्छेद नंबर 25 आपको दे रखा है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 25 आपको दे रखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो इसमें आपके 25 के अंदर धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता जो दे रखा है ये इसमें आपके नहीं रहता भाई, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंदर आपको दे रखा है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको 25 के अंदर दे रखी है, न कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ये हो जाएगा सम्मिलित। अनुच्छेद नंबर 26 आपको दे रखा है, इसमें दिया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। तो ये भी आपके इसमें गलत है, क्योंकि आर्टिकल 26 के अंदर आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दे रखा है। तो ये भी हो जाएगा आपके गलत, क्योंकि ये वाला प्रावधान 25 में और ये वाला है वो 26 के अंदर है। ठीक है, तो इसमें उल्टा दे रखा था। अनुच्छेद 27 आपको दे रखा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो ये आपके बिल्कुल सही सुमेलित है। और अनुच्छेद 28 में आपको दे रखा है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये भी आपके कथन बिल्कुल इसमें अनुच्छेद है वो सुमेलित है। तो इसमें आपके तीसरा और चौथा है वो सुमेलित है भाई। तो इसमें पूछा है कितने युग्म सुमेलित है, तो इसमें आपके 2 युग्म है वो सुमेलित है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 नंबर आपको दे रखा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ आप कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन और कितने कथन सत्य है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है, पहला कथन आपको दे रखा है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद कर सकता है कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में। तो यह कथन आपके गलत है भाई। दूसरा दे रखा है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इसमें 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, इसमें आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था, जो कि 1978 के अंदर किया गया था भाई। तब इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार जो है इस श्रेणी से हटा दिया गया था। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो आपके आर्टिकल नंबर 32 के तहत आपके रहता है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो खुद भी एक मूल अधिकार रहता है भाई। तो ये भी आपके सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना है वो निलंबित होता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सत्य है भाई, क्योंकि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में देखा जाए तो अनुच्छेद 358 के तहत तो अनुच्छेद आपके 19 है वो निलंबित होता है, और अनुच्छेद 359 के तहत आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान रहता है भाई। तो इस प्रकार निलंबन का प्रावधान तो रहता है, लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है इस समय अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। तो ये कथन आपके सत्य है। तो इसमें कितने कथन सत्य है, तो 2 आपके इसमें सही रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करके बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित रहता है भाई। इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि अनुच्छेद 39A। तो अनुच्छेद 39A जो है ये आपके इसमें आ जाएगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, जो कि आपके बिल्कुल सही है। तो पहले में आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा आपको दे रखा अनुच्छेद नंबर 39 ख। तो इसमें आ जाएगा आपके समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से समाधान हो सके। तो इसमें आ जाएगा दूसरा नंबर। फिर दे रखा अनुच्छेद नंबर 39 गह दे रखा है। तो इसमें आ जाएगा आपके धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि इसका आ जाएगा 3 नंबर। अनुच्छेद 39 गह गढ़ी वाले के अंदर प्रावधान है कि पुरुषों और स्त्रियां दोनों को समान कार्यों हेतु समान वेतन मिले। तो इसमें आ जाएगा आपके 4 नंबर।
तो ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपके बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर आपको इसमें दे रखा है। तो 4 नंबर आपको दे रखा है कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ आपको कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और इसमें कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि राष्ट्रपति चुनाव में एक लोकसभा सांसद तथा एक राज्यसभा सांसद मत मूल्य समान होता है। तो इसमें आपके राष्ट्रपति सांसद और जो मत मूल्य होता है वो बिल्कुल इसमें आपके समान ही रहता है भाई। तो इसमें ये कथन हो जाएगा आपके सत्य है। फिर आपको दे रखा है कि भारतीय संविधान किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचन के संबंध में मौन है। अगर पुनर्निर्वाचन अगर किया जाए तो इसमें मौन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कथन आपका रहेगा गलत। राष्ट्रपति के पद ग्रहण से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, किंतु ये अपने त्यागपत्र में भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित नहीं कर सकता। बिल्कुल त्यागपत्र के अंदर अपने मुख्य न्यायाधीश को संबोधित नहीं कर सकता भाई। तो ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर आपको दे रखा है कि इसमें 4 नंबर के अनुच्छेद 58 के तहत संसद सदस्य बनने हेतु अहर्ताय व्यक्ति राष्ट्रपति बनने का भी पात्र होगा। तो ये कथन आपके इसमें बिल्कुल गलत रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 58 में दे रखा है कि जो राष्ट्रपति की योग्यता दे रखी है वो इस प्रकार है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की अहर्ताय हो। यानी अगर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है तो वह राष्ट्रपति भी बन सकता है भाई। और इसमें शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है। और अनुच्छेद 57 के अंदर इसके तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर रह चुका है तो उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है भाई। जो ऊपर दे रखा था आपको कि दूसरा कथन कि वो पुनर्निर्वाचन के लिए संबंध में मौन है, तो ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 57 के अंदर दे रखा है कि वो पुनर्नियुक्त भी हो सकता है। तो इसमें आपके पहला और तीसरा कथन सत्य है भी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर आपको दे रखा है, भारत के प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करके बताना है कि कौन से कथन या कितने कथन है वो सत्य है। तो इसमें आपको सबसे पहला दे रखा है, पहला आपको दे रखा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम कुल संख्या 15% हो सकती है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है, तो ये तो इसमें आपके मतलब वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, ऐसा कुछ करके है इसमें। तो प्रधानमंत्री की सलाह, तो ये आपके बिल्कुल इसमें सही रहेगा भाई। तीसरा आपको दे रखा है कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, तो ये भी आपके सही है, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो है वो उनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो रहता है भाई। और 4 नंबर दे रखा है कि रैमजे गियोर्प में प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह कहा था। यानी कि रैमजे जो मेयर थे उनके अनुसार है कि प्रधानमंत्री जो होता है ना वो राज्य के जहाज का मल्लाह होता है, यानी कि मुख्य होता है। और मुनरो के अनुसार वह राज्य की नौका का कप्तान होता है। तो दोनों का ध्यान रखना, मुनरो ने कहा था कि वो राज्य की नौका जो होती है उसका कप्तान होता है, और रैमजे मेयर के अनुसार प्रधानमंत्री है वो राज्य के जहाज का मल्लाह होता है भाई। और दोनों सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी आपके सही है, क्योंकि लोकसभा से तो प्रधानमंत्री बनते ही हैं, लेकिन राज्यसभा सांसद जो व्यक्ति थे वो भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी राज्यसभा की सांसद थी, HD देवगौड़ा राज्यसभा के सांसद थे, इंद्र कुमार गुजराल ये भी आपके राज्यसभा के सांसद थे, मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा के सांसद थे और प्रधानमंत्री बने थे। तो इसमें चारों के चारों कथन आपको सत्य है भाई, तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर आपको दे रखा है कि संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। पहला कथन इसमें आपको दे रखा है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। तो बिल्कुल राष्ट्रपति जो है ये संसद का भाग होता है भाई, क्योंकि संसद में 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ये बिल्कुल आपके सही है। दूसरा दे रखा है कि एक ही समय में किसी एक ही सदन की 2 सीटों पर चुना गया व्यक्ति यदि निश्चित समय में किसी एक सीट को खाली करे तो इस स्थिति में सदन में उसकी दोनों सीटें है वो रिक्त हो जाती है। यानी कि निश्चित समय में किसी एक सीट को खाली न करे तो दोनों सीटें खाली हो जाती है, ये कथन बिल्कुल आपकी सत्य है भाई। तीसरा दे रखा, प्रत्येक सांसद पद ग्रहण से पूर्व सदन के अध्यक्ष या सभापति के समक्ष है वो शपथ ग्रहण करता है। तो ये भी आपके गलत है, क्योंकि सांसद पद ग्रहण करने से पूर्व है वो सभापति के समक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता भाई, वह निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो इसमें आपके ये भी हो जाएगा गलत।
और संसद के प्रत्येक सदन का जो सदस्य है वो पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष है वो शपथ ग्रहण करते हैं, न कि किसी अध्यक्ष या सभापति के समक्ष। और 4 नंबर दे रखा कि राज्यसभा सांसद बनने हेतु न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो 35 वर्ष नहीं, अभी 30 वर्ष की आयु होती है, तो ये भी हो गया आपके गलत। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपको दे रखा केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना और कौन से कथन इसमें आपके सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा कि इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं, कि इसमें अध्यक्ष सहित है वो 4 सदस्य होते हैं, तो ये कथन गलत है भाई, क्योंकि इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य नहीं होते हैं। इसमें आपके एक तो अध्यक्ष होता है और अधिकतम 2 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 3 सदस्य होता है, न कि 4 सदस्य, तो ये आपको गलत है। श्री निट्टूर श्रीनिवास राव भारत के प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, जो कि बिल्कुल सही है। और GL नंदा के अनुसार आयोग सरकार द्वारा अपनी इच्छा से स्वयं पर दूरगामी महत्व के कुछ अतिरिक्त संवैधानिक दायित्व थोपने का अनूठा उदाहरण है, तो ये भी आपके कथन बिल्कुल सत्य है भाई। और वर्तमान में देखा जाए तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त आपके PK श्रीवास्तव है, वो भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। और इसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है और लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल रहता है भाई। तो ये भी आपको साथ ही में ध्यान रखना है। तो इसमें आपके 2 कथन सत्य है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपको पहला दे रखा है कि यदि संबंधित राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो उसे 5 वर्ष से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो इसमें सत्य कथन आपको पूछा है, तो यह कथन आपके इसमें गलत है, क्योंकि राज्यपाल को राज्य का विधानमंडल कभी नहीं हटा सकता, तो यह कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा दे रखा कि किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे राजस्थान विधानसभा के पुनः स्थापित किया गया। पारित करने के पश्चात राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। तो पहला कथन इसमें सत्य है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने के लिए राज्य विधानमंडल इसमें कोई भी भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि इसको राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो पद पर धारण रहता है और सामान्यतः इसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहता है भाई। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा आपके सही है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं अनुच्छेद, सूची 2 में दे रखे हैं इसके प्रावधान। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि अनुच्छेद 164(1), तो 164(1) के अंदर आपके इसमें रहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 164(1) के अंदर रहता है। इसमें आ जाएगा 4 नंबर। 164(2) के अंदर, तो 164(2) में आ जाएगा आपके मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये इसमें रहता है, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर। 164(3), तो 164(3) के अंदर दे रखा है मंत्रियों की जो शपथ है उसका उल्लेख 164(3) के अंदर है, तो 2 नंबर आ जाएगा। 164(4), तो इसमें आ जाएगा आपके बिना विधानमंडल सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री रहना, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर, यानी कि 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपको पहला कथन दे रखा भाई कि मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उन्हें पद तथा गोपनीयता की शपथ है वो दिलाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद पर बना रहता है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। और तीसरा दे रखा है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल विदित होता है, तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो विदित नहीं होता है, वो सामान्यतः पद ग्रहण तारीख से 5 वर्ष तक रहता है। जिस दिन पद ग्रहण किया जाता है उससे 5 वर्ष तक है वो मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है। और मुख्यमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाती है, तो वो तो सत्य हो गया। और दूसरा भी सत्य है, तो इसमें विदित नहीं होता अभी, ठीक है, ये गलत है। और 4 नंबर दे रखा, हरिदेव जोशी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण सर्वाधिक बार अपनी मंत्री परिषद की बर्खास्ती का सामना किया था। तो हरिदेव जोशी जो थे इन्होंने सर्वाधिक बार है वो ये बर्खास्ती का सामना नहीं किया था। इसमें रहता है आपके भैरव सिंह शेखावत,
उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन के कारण सर्वाधिक बार अपनी मंत्रिपरिषद की बर्खास्ती का सामना किया था भाई। तो हरिदेव जोशी ने होकर के भैरव सिंह शेखावत, ठीक है ना। भैरव सिंह शेखावत के समय जो राज्यपाल थे वो आते हैं एम चन्ना रेड्डी। जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय एम चन्ना रेड्डी थे, और जब ये समाप्त हुआ उस समय आते हैं बलीराम भगत। और हरिदेव जोशी के समय जब ये राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी, और जब हटा था तब आते हैं रघुकुल तिलक, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार लगा था भाई। ये तो लगा था 17 फरवरी को 1980 और एक लगा था 15 दिसंबर 1980 को। तो इसमें आपके हरिदेव जोशी ने होकर के भैरव सिंह शेखावत होगा। तो सही आंसर आ जाएगा आपकी 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो भाई 11 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। इसमें कितने कथन सही रहते हैं उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद हेतु अर्हित है, यानी कि योग्य है, तो जो कि बिल्कुल आपके सही रहता है भाई। दूसरा आपको दे रखा है कि न्यायाधीश के वेतन और पेंशन दोनों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके सही है। इनके जो वेतन भत्ते वगैरह होते हैं उनका निर्धारण है वो संसद के द्वारा किए जाते हैं, और जो कि भारत की संचित निधि मतलब जो पेंशन होती है वो तो रहती है संचित निधि पर भारित, और वेतन भी रहता है आपके राज्य की संचित निधि पर भारित रहता है भाई। तो ये भी आपको इसमें सही कथन है। तीसरा दे रखा है कि न्यायाधीश के पेंशन भारत की संचित निधि पर प्राप्त होती है और न कि राज्य की संचित निधि से। तो बिल्कुल अगर पेंशन देखा जाए तो वो तो रहती है भारत की संचित निधि पर आधारित, लेकिन जो इनका वेतन होता है ना वो राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये कथन भी आपके सत्य है, क्योंकि पेंशन तो दी जाती है भारत के संचित निधि से और वेतन का होता तो वो रहता आपके राज्य की संचित निधि से। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, उपरोक्त सभी। और ये जो इसका आपके राजस्थान जो उच्च न्यायालय है इसका उल्लेख रहता है आपके आर्टिकल नंबर 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो इसका उल्लेख किसमें रहता है भाई? आर्टिकल नंबर 214 के अंदर हाईकोर्ट का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर आपको दे रखा है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो कितने कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करना है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है, पंचायती राज में कोई व्यक्ति एक साथ 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। तो एक व्यक्ति एक साथ 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, इसमें आपके ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज में कोई व्यक्ति एक ही साथ में 2 स्थान से चुनाव नहीं लड़ सकता भाई। तो पहला कथन हो गया गलत। दूसरा आपको दे रखा है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार का उस क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा दे रखा है, वार्ड ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वार्ड जो है वो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहता है भाई। और सरपंच को पद से हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक रहता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है भाई। अगर सरपंच को हटाना है तो उसके लिए सदस्यों का 3/4 मतलब बहुमत है वो इसमें होना जरूरी है। और अगर प्रस्ताव लाने के लिए आपको 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और प्रस्ताव आने के बाद 3/4 सदस्यों का इसमें बहुमत पारित होना चाहिए, जिससे वो सरपंच को हटाया जा सकता है भाई। और इसमें आपके जैसे उल्लेख रहता है पंचायती राज संस्था का, तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और राजस्थान में पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है ना। तो इसमें आपके दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, इनके 3 कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि आयोग के सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो आयोग के जो सदस्य होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र, उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो ये कथन आपके बिल्कुल इसमें सही रहता है भाई। वो उसी सेम पद के लिए देखा जाए ना, तो आयोग का कोई भी जैसे पद है, आरपीसी का कोई अध्यक्ष है, तो पुनः है वो अध्यक्ष पद पर पुनर्नियुक्त है वो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आपके सही है पहला कथन। दूसरा दे रखा, आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी कि जो इसके सदस्य होते हैं
उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये आपके इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात। तो राष्ट्रपति भी ऐसे नहीं हटा सकता उनको, उसमें पहले सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है भाई। और इनको जो नियुक्ति करवाते हैं ना वो राज्यपाल करवाते हैं, लेकिन हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। और आयोग लोक सेवकों की पदोन्नति से संबंधित परामर्श भी देता है। तो आयोग जो है वो आपकी पदोन्नति से संबंधित परामर्श भी देता है भाई, तो इसमें भी आपके ये कथन सत्य है। और आयोग के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा निलंबित किया जाता है। तो आयोग के सदस्यों को जो निलंबित किया जाता है वो अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जाता, वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इनका निलंबन जो होगा वो अध्यक्ष नहीं करेगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें आपके 3 कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो आपका रहता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 14 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा कि निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसे राज्यपाल के द्वारा पद से हटाया जाता है। तो इसमें आपके ये कथन गलत है भाई, क्योंकि इसे पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर देने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो ये कथन आपके गलत है। दूसरा दे रखा कि ये राज्य विधानसभा के उपचुनावों का आयोजन करता है। तो राज्य विधानसभा के जो उपचुनाव होते हैं उनका आयोजन जो है वो इसके द्वारा विधानसभा के जो उपचुनावों का आयोजन है ये इनके केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, न कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ये कथन भी आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई। तीसरा दे रखा निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो रहता है। तो ये कथन आपके इसमें बिल्कुल सत्य है भाई, कि उसका जो निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो आपके 5 वर्ष और 65 वर्ष रहता है, जो कि सत्य है। 4 नंबर दे रखा कि यह एक सांविधिक आयोग है। तो ये एक आपके सांविधिक आयोग नहीं रहता है। तो ये भी कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक संवैधानिक व स्वतंत्र निकाय रहता है भाई। इसमें कितने कथन सत्य है, तो केवल एक कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कितने कथन सत्य है उसका भी आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि स्थापना के समय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5 होती है, जो कि बिल्कुल सही है। अशोक कुमार गुप्ता वर्तमान में आयोग के सदस्य है। तो अशोक कुमार गुप्ता जी जो है वो वर्तमान में आयोग के सदस्य है। तो ये कथन आपके इसमें सही नहीं रहता है, क्योंकि वर्तमान के अंदर देखा जाए तो अशोक कुमार गुप्ता इसमें सदस्य जरूर है भाई, बिल्कुल सदस्य है। अगर अध्यक्ष होता तो गलत हो जाता, लेकिन अशोक कुमार जी है वो अभी सदस्य है, ये बिल्कुल सही बात है। अशोक कुमार गुप्ता सदस्य है, और रामचंद्र सिंह झाला ये भी इसके सदस्य रहते हैं, और इसमें अध्यक्ष रहते हैं गंगाराम मूलचंदानी। तो तीनों आपको ध्यान रखना है। तो ये भी कथन सत्य है भाई। 4 नंबर दे रखा आयोग 1 वर्ष से पुराने प्रकरणों की जाँच है वो नहीं करता है। तो आयोग जो है वो 1 वर्ष से पुराने आयोग 1 वर्ष से पुराने कोई भी अगर मामला है तो उसकी जांच है वो नहीं करेगा भाई। तो ये भी कथन आपके सत्य है। 4 नंबर दे रखा कि शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां भी होती है। तो बिल्कुल अगर न्यायालय जांच कर रहा है किसी चीज़ की तो उसमें इसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियां भी इनके पास रहती है। तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। और ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये एक सांविधिक निकाय है। उसका गठन की जो अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 को आई थी। इसने कार्य प्रारंभ मार्च 2000 से किया था, और इसके जो संरचना रहती है वो इसमें आपके 1 सदस्य था पहले, शुरुआत के समय 1 सदस्य, और इसमें फिर हुए थे 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे शुरुआत में। फिर 2006 के अंदर इसमें संशोधन किया गया और 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य किए गए थे। तो वर्तमान में अध्यक्ष तो है गंगाराम मूलचंदानी, और 2 सदस्य में आपके एक तो है अशोक कुमार गुप्ता, दूसरे आते हैं रामचंद्र सिंह झाला। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 16 नंबर आपको दे रखा है राजस्थान लोकायुक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकायुक्त के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं भाई। तो पहला दे रखा पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है, जिसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होता है। तो ये भी सत्य है। लोकायुक्त का कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान है। तो ये भी कथन आपके इसमें सत्य है भाई। तो लोकायुक्त के बारे में जो कथन दे रखे हैं आपको, ये तीनों कथन सत्य रहते हैं। और लोकायुक्त जो है ये एक सांविधिक संस्था है, और इसका जो गठन है वो 3 फरवरी 1973 को हुआ था,
प्रथम लोकायुक्त बने थे ID दुआ, और वर्तमान में लोकायुक्त रहते हैं आपके प्रताप कृष्ण लोहरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष रहता है, जो भी पहले होता है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान जन सुनवाई का जो अधिकार अधिनियम है 2012 का, इसके बारे में कथन दे रखे हैं। कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि ये 1 अगस्त 2012 से राज्य में लागू होता है। तो बिल्कुल ये 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ था। दूसरा दे रखा है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में द्वितीय अपील की जा सकती है। तो बिल्कुल 30 दिन के अंदर आप दूसरी अपील कर सकते हैं, सॉरी प्रथम अपील कर सकते हैं। तो ये भी कथन सत्य है, और दूसरी अपील भी आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। तीसरी आपको दे रखा है कि यदि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के नियत समय सीमा में सुनवाई का अवसर प्रदान करने के में विफल रहता है तो उस पर 500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है। ये भी कथन सत्य है। आर्थिक दंड जो है वो 500 रुपये लगाया जाता है, और अधिकतम दंड देखा जाए तो वो 5000 तक भी लगा सकते हैं। ये भी कथन आपके सही है भाई। तो इसमें तीनों के तीनों कथन सत्य रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर आपके रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के भौतिक विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि गग्गर का मैदान पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। तो गग्गर का जो मैदान है ये आपके पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान का भाग रहता है। तो ये कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। और दूसरा दे रखा है कि लीलागढ़ की पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है। तो लीलागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके मध्य अरावली के अंदर स्थित नहीं है भाई, वो आपके दक्षिण अरावली की एक चोटी है लीलागढ़। तो इसमें मध्य अरावली ना होकर के दक्षिण अरावली रहती है, और इस लीलागढ़ की ऊंचाई जो है वो आपकी रहती है 874 मीटर। तो इसमें आपके ये कथन हो जाएगा गलत। भाई गग्गर वाला बिल्कुल सही है, जो कि अपना हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला एरिया आता है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का ही भाग रहता है। तो इसमें ये कथन सही था, लेकिन ये आपके गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि लीलागढ़ है वो दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है। तीसरा आपको दे रखा, मरुस्थलीय प्रदेश के बालूका स्तूप रहित क्षेत्र में औषधि शैलों का विस्तार है। तो मरुस्थलीय प्रदेश का जो बालूका स्तूप रहित क्षेत्र है वह औषधि शैलों का विस्तार है। तो ये कथन भी आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें दो कथन सही है और एक कथन गलत है। तो कितने कथन सत्य है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपके बी, केवल और केवल 2 कथन सत्य है, एक कथन आपके असत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान कृषि जलवायु प्रदेशों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा जलवायु क्षेत्र, फिर दे रखा संबंधित जिला, फिर दे रखा आपको खरीफ की फसल। तो इसमें देखो सेकंड बी आपको दे रखा है, इसमें जिला दे रखा नागौर, जो कि आपको इसमें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सेकंड बी जो भाग आता है वो रहता है लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, जो कि आपके नागौर के अंदर नहीं रहता भाई। इसमें आ जाएगा आपके जिला देखा जाए तो जिले में जालोर है, सिरोही है, ब्यावर है, आधा ब्यावर आएगा जिसमें जैतारण है और रायपुर तहसील आती है इसमें, और सिरोही की पिंडवाड़ा तहसील, अबू रोड तहसील, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सारी की सारी सिरोही इसमें शामिल रहती है। और जीरा इसमें फसल नहीं रहता है, क्योंकि सेकंड बी के अंदर खरीफ की फसल में आता है आपके बाजरा, गंवार और तिल, और रबी की फसल में रहता है आपके गेहूँ और सरसों। तो ये कथन गलत हो गया भाई। दूसरा दे रखा है सेकंड ए, तो इसमें आपके सेकंड ए में आ जाएगा झुंझुनू, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें जो खरीफ की फसल रहती है वो आपका रह जाएगा बाजरा है, गंवार है और दलहन है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर दे रखा थर्ड ए, तो थर्ड ए में आ जाएगा आपके इसमें अजमेर, जो कि बिल्कुल सही है। और इसमें खरीफ की फसल आ जाएगी आपके जमार, तो ये भी आपके सही है। बाजरा, जमार और गंवार ये तीनों फसलें आपके थर्ड ए में रहती है। और फोर्थ ए दे रखा आपको इसमें दे रखा है कि भीलवाड़ा, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वो फोर्थ ए के अंदर आता है। तो ये कथन आपके सही है भाई। और इसके तहत ही आपके जो फसल रहती है मक्का दे रखा है, तो मक्का है, दलहन है और जवार है, ये तीनों फसलें यहाँ पर बोई जाती है। तो ये कथन भी आपके सत्य रहता है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी सी, केवल 3 कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कितने कथन इसमें आपके सही सुमेलित है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो अति शुष्क प्रदेश की विशेषता, अति शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता दैनिक और वार्षिक तापांतर है। तो अति शुष्क जलवायु प्रदेश जो होता है इसकी विशेषता आपको दे रखी है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर प्रदेश की विशेषता है, जो कि आपके बिल्कुल सही रहता है भाई।
क्योंकि इसमें दैनिक तापांतर भी उच्चतम रहता है और बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। दिन के अंदर बहुत ज़्यादा ताप पड़ती है, रात के अंदर बहुत ठंड पड़ने लग जाती है। तो दैनिक तापांतर जो है ना बहुत ज़्यादा रहता है और वार्षिक तापांतर भी इसमें आपके अधिक ही रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर दे रखा है आपको सिक्कर झुंझुनू अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों के भाग रहते हैं। तो सिक्कर और झुंझुनू जो एरिया आता है वो आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के भाग रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपके वर्षा जो है 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्मकालीन तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है भाई। और इसके तहत आपके और ज़िले आते हैं जो है, जैसे कि जालोर है, पाली है, जोधपुर का पूर्वी भाग है, नागौर है, सिक्कर है, झुंझुनू है, ये सभी आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं भाई। और तीसरा कथन आपको दे रखा है कि आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश से कम और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश से अधिक होती है। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु प्रदेश से कम वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा होती है 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक और उप आर्द्र के अंदर होती है 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक। तो इसमें उल्टा दे रखा था, तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। तो कितने कथन सत्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपके बी, केवल और केवल 2 कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 नंबर आपको दे रखा, प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उनका भी आपको चयन करते हुए बताना है। तो पहला दे रखा, महुआ के वृक्ष से प्राप्त फल का उपयोग तेल बनाने हेतु किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तेंदू के वृक्ष उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, ये भी आपके सही है। शीशम एक इमारती लकड़ी का स्रोत है जिसकी गंगानगर जिले में प्रधानता पाई जाती है, तो ये कथन भी आपके सही है भाई। तो इसमें तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 नंबर आपको दे रखा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखा है अभयारण्य, सूची 2 में दे रखे हैं आपको संबंधित जिले। तो सबसे पहला दे रखा है राम सागर अभयारण्य। तो राम सागर अभयारण्य स्थित है धौलपुर के अंदर, तो पहले में आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा है सीता माता अभयारण्य, तो सीता माता अभयारण्य आ जाएगा आपके प्रतापगढ़ के अंदर, यानी कि 3 नंबर। फिर दे रखा है सवाई मानसिंह अभयारण्य, तो सवाई मानसिंह आ जाएगा आपके सवाई माधोपुर के अंदर, यानी कि 2 नंबर। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये आ जाएगा आपके बूंदी के अंदर, यानी कि 1 नंबर। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपके बिल्कुल सही रह जाएगा भाई। तो रामगढ़ जो है इसके अतिरिक्त देखा जाए तो आपके केसर बाग भी धौलपुर में और वन विहार भी धौलपुर के अंदर है भाई। और सीता माता अभयारण्य जो है ये आपके इसमें रहता है प्रतापगढ़ के अंदर, और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, इन तीनों के अंदर ये विस्तृत रहता है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग हेतु एक कच्चा माल है, जो कि बिल्कुल सही है। चूना पत्थर जो होता है वो सीमेंट उद्योग के लिए एक कच्चा माल की तरह कार्य करता है, यानी कि एक रॉ मटेरियल रहता है भाई, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना चित्तौड़ में स्थापित किया गया था, तो ये कथन आपके इसमें असत्य है, क्योंकि पहला जो सीमेंट का कारखाना हुआ था वो आपके ये गलत है, क्योंकि इसमें कारखाना जो है वो चित्तौड़ के अंदर नहीं था भाई। ये आपके सीमेंट का पहला कारखाना बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था, जो कि 1915 के अंदर स्थापित होता है भाई। तो इसमें आ जाएगा केवल और केवल पहला कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपको पहला कथन दे रखा है कि चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद गण मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है, जो कि आपके बिल्कुल सही है भाई। और दूसरा दे रखा है कि आपको बिचाल महल, चौकेलाव महल, सिंगारी चौकी भी मेहरानगढ़ दुर्ग में इमारत है, तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसमें आ जाएगा आपके 1 और 2 दोनों सही है भाई, क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये आपके जोधपुर में स्थित है और ये 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इसका स्थापना की थी। और इसके अंदर आपके जैसे मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल है, ये सभी स्थित है। और इसके अंदर महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय भी स्थित है भाई, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो प्राचीन तोपें रहती है, जैसे कि किलकिला तोप है, शंभूबाण तोप है, गजनी खां तोप है, जमजमा है, कड़क बिजली है, नुसरत है, गुब्बार है, बिच्छू बाण है, मीर बक्स है, धूड़धानी है, और रहस्य कल्ला और गजक, ये सभी आपके इसमें महत्वपूर्ण तोपें रहती है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखा है रचना, सूची 2 में दे रखे हैं आपको रचनाकार। तो इसमें कौन सा कथन किससे सम्मिलित रहता है उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है रणमल छंद। तो रणमल छंद यानी कि ए में जो आपके आ जाएगा वो रहेगा श्रीधर व्यास, यानी कि रणमल छंद की रचना किसने की भाई, तो श्रीधर व्यास के द्वारा की गई, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा है आपको राम रासो,
तो राम रासो की स्थापना की थी माधवदास ददावड़िया, यानी कि 2 नंबर। फिर आपका आ जाएगा नाग दमन, तो नाग दमन की स्थापना की गई थी आपके सयोजी जुल्ला के द्वारा, यानी कि 3 नंबर। रघुनाथ रूपक, तो रघुनाथ रूपक की रचना की थी आपके कवि मंछाराम, यानी कि 4 नंबर। महास्य प्रकाश, तो इसकी आपकी रचना की गई थी आसिया मान सिंह के द्वारा, तो इसमें आ जाएगा 5 नंबर। तो इसमें आपके ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 और ई में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 26 नंबर आपको दे रखा है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों पर स्थापित सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई, जो कि बिल्कुल सही है। सबसे पहले राजपुताने में रियासती विभाग ने अलवर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया था, तो ये भी आपके कथन बिल्कुल सही है। और सबसे पहले है वो अलवर रियासत का है वो प्रशासन अपने हाथ में लिया था, तो ये भी कथन सही रहता है भाई। और तीसरा आपको दे रखा कि 27 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के शासकों ने संघ यानी कि मत्स्य संघ का प्रस्ताव है स्वीकार कर लिया था, तो ये भी कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहता है भाई। चारों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 18 मार्च 1948 को भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में गॉडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन भी किया था। और शोभाराम कुंभावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया और उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के शासक थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था। और गोपीलाल यादव भरतपुर, मास्टर भोलानाथ अलवर, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर और चिरंजीव लाल शर्मा करौली के मंत्रिमंडल में सदस्य पद की शपथ लेते हैं भाई। तो इसमें आप तीनों कथन सत्य यानी ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे आपको दे रखा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य कौन सा है उनका आपको चयन करना भी। तो सबसे पहला दे रखा कि वर्ष 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ष 1944 के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई, ये भी आपके सही है। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष बंशीधर शर्मा बने थे, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। मीणा सुधार समिति जो है ये आपके जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में नीम का थाना में सम्मेलन किया गया था, लेकिन जो इसके अध्यक्ष बने थे वो आपके बंशीधर शर्मा बने थे भाई, तो ये भी कथन आपके सही है। तो इसमें तीनों कथन सत्य भी, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी 1, 2 और 3। और इस दिन को जो ये हुआ था ना आपके सम्मेलन, इस दिन को मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया था भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके जो मीणाओं के जो आक्रोश था इसका मेन कारण रहता है कि आपके जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ था 1924 के अंदर, उसको लेकर के मीणाओं के अंदर रोष था, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन वगैरह करने शुरू कर दिए थे। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है वर्ष 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष जयनारायण व्यास बने थे, तो ये कथन आपके गलत है भाई, क्योंकि इसके प्रथम जो अध्यक्ष जयनारायण व्यास नहीं बने थे वो भंवरलाल सराफ बने थे, तो ये पहला कथन आपके गलत है भाई, ठीक है ना। दूसरा दे रखा 21 जून 1936 को जोधपुर प्रजामंडल द्वारा शिक्षा दिवस मनाया गया था, जो कि सत्य है। तीसरा दे रखा आपको कि 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना रणछोड़ दास गठानी के नेतृत्व में की गई थी, तो ये भी कथन आपके सत्य है। अभयमल जैन ने मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक ये पुस्तिका प्रकाशित की थी, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके 3, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके इसमें सत्य कथनों का युग्म रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर आपको दे रखा है भाई। तो 29 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान की प्रत्याहारकालीन मूर्ति कला में रामायण दृश्यावली का प्राचीनतम अंकन कौन से मंदिर से प्राप्त होता है। तो रामायण का जो दृश्यावली का जो प्राचीनतम अंकन है ये कौन से मंदिर से प्राप्त होता है, तो इसमें आ जाएगा आपके दधिमती माता के मंदिर से प्राप्त होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागौर क्षेत्र के जो गोट मांगलोद में स्थित दधिमती माता का मंदिर है ये प्रत्याहार युगीन मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण रहता है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 दधिमती माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से कथन असत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो असत्य कथन कौन से है उनका आपको चयन करना है। पहला दे रखा है कि महाराणा अजय सिंह ने वर्ष 1681 में मुगलों से संधि करके पुर, मांडल और बदनौर जजिया के बदले मुगलों को सौंपे थे, जो कि बिल्कुल सही है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने पुर, मांडल और बदनौर को मुगलों से पुनः प्राप्त किए थे,
तो ये भी आपके सही है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय के काल में देवबारी समझौता हुआ था, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। अमर सिंह द्वितीय के काल में देवबारी समझौता होता है जो कि 1708 के अंदर, ये आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय और अजीत सिंह तीनों के मध्य होता है, और इसके तहत आपके कृष्ण कुमारी विवाद भी होता है बाद में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है भाई। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें रहेगा कि इनमें से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि असत्य है, तो ये कथन आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 31 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि सवाई जय सिंह द्वितीय को 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। सवाई जय सिंह द्वितीय का शासनकाल 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक रहा था, और इनको 3 बार है वो मालवा की सूबेदारी है वो सौंपी गई थी, और उनको सवाई की जो उपाधि है ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी भाई। दूसरा आता है कि पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जय सिंह द्वितीय के मध्य धौलपुर समझौता हुआ था, तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। 1741 के अंदर दोनों के मध्य धौलपुर समझौता होता है, तो ये भी कथन सत्य है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी, तो ये भी कथन आपकी सत्य है भाई। जय सिंह ने बदन सिंह को डी की जागीर दी थी और ब्रजराज की उपाधि भी इनको दी थी, तो इसमें तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपकी सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन कौन सी प्रतिभूतियों में भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म द्वारा निवेश किया जा सकता है, उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा, एक तो आपके रहेगा इसमें कि एक तो आ जाएगा सरकारी ट्रेजरी बिल, इसमें निवेश किया जा सकता है डायरेक्ट, और एक आ जाएगा आपके राज्य विकास ऋण यानी कि SDL, इसमें भी निवेश किया जा सकता है। एक आ जाएगा आपके सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियाँ यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा आपकी सी। 1, 3 और 5 जो है इस पर आपके भारतीय रिजर्व बैंक की रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म द्वारा निवेश किया जा सकता है भाई, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपकी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर आपको दे रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन असत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो कौन कौन से कथन असत्य रहते हैं उनका आपको चयन करना है। पहला दे रखा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो कि आपकी गलत है भाई, क्योंकि राष्ट्रीय आय की जो आपकी इसमें गणना रहती है, ये क्वेश्चन इसमें आपको गलत हो जाएगा। तो दूसरा दे रखा आपको कि राष्ट्रीय आय की मूल्यवर्धित विधि में गणना हेतु मध्यवर्ती वस्तुओं के साथ साथ अंतिम वस्तु को भी शामिल किया जाता है, तो अंतिम वस्तु को भी शामिल किया जाता है, ये कथन भी आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि इसमें न तो केवल अंतिम वस्तु और सेवा कर को भी शामिल किया जाता है, तो ये कथन आपकी गलत रहेगी। तो दूसरा कथन भी आपकी गलत है भाई। तीसरा दे रखा कि आय विधि में सकल घरेलू उत्पादन की GDP का सूत्र बराबर मजदूरी प्लस ब्याज प्लस किराया प्लस लाभ प्लस लाभांश प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं सब्सिडी प्लस करते हैं मूल्यह्रास, ये रहता है, तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही रहता है भाई। तो तीसरा कथन सत्य है, लेकिन आपके पहला और दूसरा कथन इसमें असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी यानी कि 1 और 2, ये दोनों आपके इसमें असत्य रहते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना और कौन कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करके बताना है भाई। पहला कथन आपको दे रखा है कि मौद्रिक नीति में सुधार हेतु उर्जित पटेल समिति 2013 का गठन किया गया था, जो कि आपकी बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति समिति में मुद्रास्फीति हेतु 4 ± 2% की दर निर्धारित की गई, वो भी आपके सही है। और मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति मापन हेतु थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन आपकी गलत है भाई, क्योंकि इसमें थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है और 1 और 2 दोनों सत्य है, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर आपको दे रखा कि एग्रीश्योर स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है कि इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई, जिसे सितंबर 2024 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने शुरू किया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसकी जो आपके घोषणा है या केंद्रीय बजट जो है वो 22-23 में की गई थी घोषणा, और सितंबर 2024 में इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा दे रखा है कि एग्रीश्योर 1000 करोड़ रुपए की मिश्रित निधि है, तो ये कथन गलत है भाई। तीसरा दे रखा है एग्रीश्योर निधि भारत सरकार और नाबार्ड प्रायोजक एजेंसियां हैं, तो ये भी आपके सही है। इसमें भारत सरकार
और नाबार्ड दोनों की सहायता से चलाया जा रहा है, तो ये कथन आपके सही है भाई। तो इसमें सत्य कथन रहेगा आपके 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें आपके कथन सत्य हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आपके बजट था 1000 करोड़ नहीं था भाई, इसमें बजट रहता है कि जो कुल निधि राशि का है वो 750 करोड़ था भाई, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। 750 करोड़ में आपके भारत सरकार ने दिए थे 250 करोड़, यानी कि 250 करोड़ आपके भारत सरकार, 250 करोड़ है वो नाबार्ड ने दिए थे, और जो निजी निवेशक थे उन्होंने दिए थे 250 करोड़। तो 250 प्लस 250 प्लस 250, 750 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है कि राजस्थान जनगणना 2011 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से कथन या कितने कथन इसमें सत्य है आपके। तो सबसे पहला दे रखा है कि राज्य में अनुसूचित जाति राज्य की कुल जनसंख्या की 17.83% है, जो कि बिल्कुल सही है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में और न्यूनतम है वो नागौर जिले में, तो ये भी कथन सत्य है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत डूंगरपुर जिले में, तो ये भी आपके कथन सत्य है भाई। तो इसमें आपके रहेगा ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें आपके सी, कि उपरोक्त सभी जो है वो आपके सत्य है भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अंदर जो कुल अनुसूचित जाति है ना, यानी कि एससी जो जनसंख्या है वो रहती है आपकी 1.22 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। और राज्य में कुल जनसंख्या का 17.83% रहता है। और इसमें आपके सर्वाधिक देखा जाए तो वो गंगानगर जिला, हनुमानगढ़, करौली, चूरू और भरतपुर रहते हैं। और न्यूनतम में देखा जाए तो इसमें आ जाएगा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत में सर्वाधिक आता है आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और सिरोही। और प्रतिशत में न्यूनतम देखा जाए तो आपके नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो इसमें आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और आपको कितने युग्म सुमेलित है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको बेराइट्स। तो बेराइट्स का जो प्रयोग है ये आपके रंग रोगन उद्योग में होता है, जो कि सही है। घिया पत्थर, तो इसका उपयोग आपके टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है, तो ये भी आपके सत्य है। बेंटोनाइट, इसका उपयोग खनिज तेल को साफ करने में किया जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। एस्बेस्टोस, तो इसका उपयोग आपके ताप निरोधक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ आपको युग्म दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको इसमें दे रखा है कि सिंचाई परियोजना के अंदर दे रखा है भीम सागर। तो भीम सागर जो परियोजना है ये आपके झालावाड़ के अंदर रहती है, जो कि आपकी बिल्कुल सही है भाई। और दूसरा आपको दे रखा है बैंथली। तो बैंथली जो परियोजना है ये आपके 12 के अंदर स्थित है, तो ये भी कथन आपके सत्य है। बैंथली 12 के अंदर है, लासी 12 के अंदर है, हत्यादे 12 के अंदर है, बिलास परियोजना 12 के अंदर है, तो ये सभी 12 में रहती है भाई। तो दूसरा भी सत्य हो गया आपके। तीसरा दे रखा तकली परियोजना। तो तकली परियोजना जो है ये आपके कोटा के अंदर स्थित है, तो ये भी आपके सही है। तकली है वो कोटा के अंदर है। सावन भादो सिंचाई परियोजना वो भी आपके कोटा के अंदर स्थित है। और फिर दे रखा आपको पीपलाद परियोजना। तो पीपलाद परियोजना आपको दे रखा है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि पीपलाद परियोजना बांसवाड़ा के अंदर स्थित है नहीं है भाई। पीपलाद आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है, न कि बांसवाड़ा के अंदर, तो ये कथन हो गया आपके गलत। तो इसमें आपके 3 कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपकी सी, केवल 3 है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है कि विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विश्व की पर्वत श्रृंखला आपको दे रखी है, इसमें से आपको बताना है कि कितने युग्म है वो या कितने कथन है वो सत्य है। पहला दे रखा है कि स्पेन और फ्रांस को पिरेजीन पर्वत श्रृंखला अलग करती है। तो आपके इसमें स्पेन और जो फ्रांस है इनको अलग करने वाले जो पर्वत श्रृंखला है वो आपके पिरेजीन रहती है, जो कि आपको बिल्कुल सही दे रखा है भाई। और जो ये पिरेजीन श्रृंखला है ना, इसका विस्तार है वो बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक रहता है भाई। फिर आपको दे रखा कि आल्प्स एक वलित पर्वतमाला है। तो आल्प्स एक वलित पर्वतमाला है, तो ये क्वेश्चन आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो आपकी एक प्रकार की वलित पर्वतमाला रहती है, जो कि आपके आल्प्स जैसे दक्षिण हो गया और जैसे मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है भाई, उसके हम कहते हैं आल्प्स दक्षिण। तो ये भी आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, तो ये कथन आपका गलत है भाई।
क्योंकि जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो आपके पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है, न कि पूर्वी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके इसमें तीसरा कथन हो जाएगा असत्य। और जो ये आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसकी सर्वोच्च चोटी रहती है आपके कोइस्को, जो कोइस्को जो चोटी है वो इसकी सर्वोच्च रहती है। और आल्प्स पर्वणिक जो है इसकी सर्वोच्च चोटी रहती है आपके माउंट ब्लैंक। तो ये भी आपको साथ ही में ध्यान रखना है। इसका आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर आपको दे रखा है भाई। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करते हुए आपको बताना है अभी कि कौन सा कूट इसमें सही रहता है, उसका आपको चयन करना है। तो कथन दे रखा है कि विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो कि आपके सही रहता है। कारण दे रखा है कि व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है ना, तो उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो इसमें दोनों ही सही है, और आर है वो एक की बिल्कुल व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्म दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और कितने युग्म सुमेलित है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सोनोरन। तो सोनोरन जो है ये आपके रहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। जो सोनोरन मरुस्थल है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के अंदर विस्तृत रहते हैं भाई। तो ये कथन आपके सत्य है भाई। फिर दे रखा है आपको टकला मकान मरुस्थल। तो टकला मकान जो मरुस्थल रहता है ये आपके चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो ये भी आपके कथन सही हो जाएगा। चीन का जो उत्तर पश्चिमी एरिया है वहाँ पर आपके टकला मकान मरुस्थल रहता है भाई। और फिर आपको दे रखा है काराकोरम। तो काराकोरम जो मरुस्थल है ये आपको दे रखा है तुर्कमेनिस्तान के अंदर। तो ये तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के अंदर विस्तृत रहता है। और ये जो काराकोरम मरुस्थल है ये कैस्पियन सागर के पूर्व और आमू दरिया नदी के पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान दोनों के अंदर विस्तृत रहता है भाई। तो ये कथन भी सत्य हो गया। गिब्सन मरुस्थल। तो गिब्सन मरुस्थल आपके ब्राज़ील के अंदर स्थित नहीं है भाई, ये कथन गलत है, क्योंकि गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत के अंदर स्थित है। तो इसमें आपके 4 नंबर कथन हो जाएगा गलत। तो इसमें केवल 3 कथन है वो सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखा है औद्योगिक क्षेत्र, सामने दे रखा है उनका संबंध। सबसे पहला दे रखा है आपको डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट जो है और इसमें कितने असुमेलित है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है आपको डेट्रॉइट जो आपके औद्योगिक प्रदेश है ये आप किससे संबंधित रहता है भाई। तो ये आ जाएगा आपके ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित रहता है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश रहता है भाई, जो कि बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है आपको गोरनाया सोरिया। तो गोरनाया सोरिया जो है ये आपके सूती वस्त्र से संबंधित नहीं रहता है, ये आपके रहता है लो अयस्क से संबंधित। तो ये कथन हो जाएगा आपके गलत। और गोरनाया सोरिया जो है ये लो अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और रूस का औद्योगिक प्रदेश रहता है भाई। फिर दे रखा अंसान। तो अंसान जो क्षेत्र है ये आपके इसमें रहता है, अंसान जो क्षेत्र आ जाएगा ये आपके चीन का औद्योगिक प्रदेश रहता है भाई, और इसके अंदर आपके लो इस्पात के उद्योग है वो प्रसिद्ध है। तो ये भी कथन आपके सत्य है। तीसरा भी 4 नंबर दे रखा है योकोहामा। तो योकोहामा जो है ये आपके जापान का औद्योगिक क्षेत्र है और ये जलपोत और लो इस्पात के लिए जाना जाता है। तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा असुमेलित कितने हैं, तो एक असुमेलित है, केवल और केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है भाई, सिर्फ 42 हो गया। 43 नंबर आपको दे रखा है कि उत्तरी भारत के मैदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। सबसे पहला दे रखा है भाबर शिवालिक गिरिपाद के समांतर विस्तृत है, बिल्कुल सही। तराई खादर के उत्तर में विस्तृत है, यह भी आपके सही। ब्रह्मपुत्र के मैदान में नदियां अपने मार्ग में परिवर्तन कर गुम्फित वाहिकाओं का निर्माण करती है, यह भी आपके सही है। उत्तरी मैदान की औसत चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर होती है, तो ये भी आपके सही है भाई। तो इसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है कि भारत में मैग्नीज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैग्नीज के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना और कितने कथन सत्य है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है कि साइलोमेलिन और ब्रोनाइट मैग्नीज के अयस्क होते हैं, तो आपको इसमें रहेगा साइलोमेलिन और जो ब्रोनाइट है ये दोनों आपके मैग्नीज के अयस्क है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लो अयस्क के प्रगलन हेतु यह एक कच्चा माल है, तो लो प्रगलन के लिए जो आपके रहता है ना ये इसमें आपके कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये कथन आपके इसमें बिल्कुल सही रहेगा भाई। ये दोनों आपके कच्चे माल के रूप में प्रयोग है वो किए
जाते हैं भाई। फिर आपको दे रखा है तीसरा दे रखा कि ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर पाया जाता है। तो ये कथन आपके इसमें सही रहता है, क्योंकि ये जो अपने मुख्यतः भूगर्भीय संरचनाएं होती है उनके तहत जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती है ना, वहाँ पर ये पाई जाती है भाई। तो ये भी कथन सत्य है। और बालाघाट, छिंदवाड़ा, शिवमोगा, बेलगामी मध्य प्रदेश में मैग्नीज क्षेत्र है। तो आपको दे रखा बालाघाट, छिंदवाड़ा और शिवमोगा और आपके बेलगामी। तो आपके इसमें देखो भाई, ये जो आपको दे रखा है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा ये दोनों तो एमपी के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में। लेकिन शिवमोगा और जो बेलगामी दे रखा है ना, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है आपके कर्नाटका के अंदर स्थित। तो ये दो तो है कर्नाटका में स्थित, दो है मध्य प्रदेश में स्थित। इसमें दे रखा कि मध्य प्रदेश में, तो ये कथन होगा आपके गलत। इसमें आ जाएगा आपके सत्य कथन कितने हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके सी, केवल 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना और नीचे दिए गए कोड से सही कोड का चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला दे रखा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। तो इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क जो है ये आपके बयालू कर्नाटका में स्थित है भाई, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। आपको मिलान करना है तो इसमें 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर दे रखा आपको कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है ये हसन कर्नाटका में स्थित है, तो ये भी आ जाएगा आपके 2 नंबर। फिर दे रखा UR राव सैटेलाइट सेंटर, तो ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, तो इसमें भी आ जाएगा 3 नंबर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये आपके स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर आपको दे रखा कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 आपको दे रखी है, इसमें आपको मिलान करते हुए बताना है अभी कि कौन सा किससे संबंधित रहता है। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर 1G, तो 1 जनरेशन जो है इसमें आपके आ जाएगा निष्क्रिय नैनो संरचना, यानी कि जो आपके 1G यानी कि प्रथम पीढ़ी या प्रथम जनरेशन है, इसमें आपकी निष्क्रिय नैनो संरचना होती है, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा। द्वितीय पीढ़ी, तो द्वितीय पीढ़ी में आ जाएगा आपके इसमें सक्रिय नैनो संरचना, यानी कि 4 नंबर। फिर दे रहेगा 3 नंबर आपको तृतीय पीढ़ी, तो तृतीय पीढ़ी में आ जाएगा आपके एकीकृत नैनो संरचना या फिर इंटीग्रेटेड नैनो संरचना, यानी कि इसमें आ जाएगा 2 नंबर। फिर दे रहेगा चतुर्थ पीढ़ी यानी कि 4G, तो 4G में आ जाएगा आपके इसमें आणविक नैनो सिस्टम, यानी कि 1 नंबर। तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसमें बिल्कुल सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित जैव तकनीकों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सी तकनीकें गैर जीन जैव प्रौद्योगिकी है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें आपके रहेगा देखो, सबसे पहले तो आपके इसमें आ जाएगा एंजाइम प्रौद्योगिकी जो है ये आपके गैर जीन जैव प्रौद्योगिकी रहती है। और फिर आपको दे रखा है इसमें जैव उपचार, तो ये भी आपके गैर जीन जैव प्रौद्योगिकी है। और फिर आपको दे रखा है इसमें जो 7 नंबर दे रखा है कि बायो पायरेसी प्रौद्योगिकी, ये भी आपके गैर जीन रहती है भाई। तो 1, 2 और 7 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसमें आपका रहेगा गैर जीन प्रौद्योगिकी। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका सबसे पहले जो प्रयोग है वो कार्ल एरेकी ने किया था, जो कि हंगरी के साइंटिस्ट रहते हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, 2 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 48 नंबर आपको दे रखा है निम्नलिखित रजिस्टर मेमोरी के प्रकार है। तो निम्नलिखित आपको दे रखा है रजिस्टर मेमोरी, इनके रजिस्टर मेमोरी के कौन कौन से प्रकार रहते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले MAR ये रजिस्टर मेमोरी है, MBR ये भी आपकी रजिस्टर मेमोरी है, और AR ये भी आपकी रजिस्टर मेमोरी है, और IR है ये भी आपकी रजिस्टर मेमोरी रहती है भाई। तो 1, 2, 4 और 5, तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका रहेगी रजिस्टर मेमोरी के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण पर आपको विचार करना और कौन सा कथन है वो किससे संबंधित रहता है उसका आपको चयन करते हुए बताना है। तो कथन ये दे रखा है कि लाइफाई यानी कि लाइट फिटिलिटी जो है को दृश्य प्रकाश संचार भी कहते हैं। कारण आर दे रखा है कि संचार के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको दृश्य प्रकाश संचार भी कहते हैं। तो इसमें बिल्कुल सही है, दोनों सत्य भी है, और आर है वो एक की स्पष्ट व्याख्या भी करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और इसमें से कंप्यूटर से संबंधित उपयुक्त शब्दावली में कितने युग्म सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है www, तो www का हो जाएगा आपके वर्ल्ड
वाइल्ड वेब, जो कि बिल्कुल सही है। URL, तो इसका दे रखा है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपकी गलत है, क्योंकि URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर दे रखा है UPS, तो ये UPS नहीं होता, ये होता है USB। USB यानी होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो इसमें क्रम चांस दे रखा है UPS ना होकर के USB होता है, तो ये हो जाएगा आपके गलत। JPH, तो JPH का मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसमें दे रखा है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप दे रखा, जो कि गलत है, क्योंकि JPH मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये कथन भी आपका हो गया असत्य। तो इसमें केवल और केवल एक सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 51 नंबर आपको दे रखा है कि GPS एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन यानी कि GAGN गगन आवश्यक आवर्धन प्रदान करने हेतु भू स्थित स्टेशनों की प्रणाली का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें आप गगन के बारे में सही है? तो गगन के बारे में कौन सा कथन सही रहता है उसका आपको चयन करना भाई। तो इसमें आपका जाएगा इसके अतिरिक्त सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि इसके द्वारा अधिक एकीकृत और उच्च गुणवत्ता युक्त वायु यातायात प्रबंधन हो सकेगा, तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके D। तीसरा तो दे रखा केवल विमानों के लिए है, ये आपके गलत है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपके D, 1 और 2 दोनों। और जो इसमें आपके प्रथम भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, उसके रूप में भी आपके इसमें नाविक रहता है भाई। नाविक का ध्यान रखना, ठीक है। नाविक जो है वो भारतीय रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है, जो कि भारत का प्रथम नेविगेशन उपग्रह प्रणाली रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, और रक्त समूह वाला व्यक्ति किन रक्त समूहों वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता? तो किसके द्वारा रक्त है वो नहीं ले सकता? तो इसमें आ जाएगा आपके कि वो आपके A के द्वारा नहीं ले सकता, और B के द्वारा नहीं ले सकता, और AB के द्वारा भी नहीं ले सकता। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर C, A, B और AB के द्वारा रक्त समूह है वो नहीं ले सकता, तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपके C। क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो O जो होता है ना, O नेगेटिव वाला, वो तो सभी को दे सकता है भाई, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह होता है O, जो कि आपके रहता है O नेगेटिव, और सर्वग्राही देखा जाए तो वो रहता है आपके AB, यानी कि AB है वो सभी से ग्रहण कर सकता है, O वाला है वो सभी को दे सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है आपके O और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है आपके AB। तो इसमें आ जाएगा एक ऑप्शन नंबर C जो है ये इसमें आपके रहने वाला समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस विटामिन से संबंधित है उनका चयन करना है। यानी कि एक विटामिन की विशेषताओं के बारे में आपको बता रखा है और आपको पहचानना है कि कौन सी विटामिन ये रहती है। इस विटामिन का निर्माण यकृत में बीटा कैरोटीन से होता है। ये शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है, अतः इसे संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। ये आँखों में नमी के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से आँखों में सूखापन यानी कि ड्राइनेस हो जाता है। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर D होगा, क्योंकि विटामिन A की विशेषताओं के बारे में दे रखा है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, विटामिन A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है, और विटामिन A जो है ना, इसमें इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रहता है रेटिनॉल, वो भी आपको ध्यान रखना है। और विटामिन D जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का होता है टोकोफेरॉल। विटामिन K का होता है फिलोक्विनोन, ठीक है ना। चारों नाम आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक नाम। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो तो है आपके वसा में घुलनशील है A, D, E, K, और जल में घुलनशील है B और C। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। 54 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। कुछ रोग आपको दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है, और उपयुक्त में से कौन से पशुजन्य रोग है, यानी कि जो जेनेटिक डिजीज़ है, उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो इसमें आपके दे रखा है कि बर्ड फ्लू, कोविड-19, डेंगू, HIV, क्षय रोग और स्वाइन फ्लू, ये सभी आपके पशुओं से फैलने वाले रोग रहते हैं, यानी कि जेनेटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके A, उपरोक्त सभी। यानी कि जो ऐसे रोग जो मानव या जानवरों के बीच में फैलते हैं ना, वो और कहलाते हैं आपके पशुजन्य रोग हुए, ठीक है। इसमें आपके रहते हैं जैसे बर्ड फ्लू हो गया, तो बर्ड फ्लू में आपके जो जीव जिसमें रोग उत्पन्न हुआ था, इसमें जंगली पक्षी हो गए, घरेलू मुर्गा हो गया, इसमें ये सबसे पहले रहता है अभी। और कोविड-19 जो वायरस है वो अभी हमने देखा ही था हाल ही के अंदर 2020-21 में देखा ही था कि वो चमगादड़ से फैला था, यानी कि किसी जीव से ही फैला था, तो वो भी आपके एक पशुजन्य रोग रहता है अभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर आपको दे रखा है कि यदि अवतल दर्पण पर कोई वस्तु C यानी कि केंद्र पर स्थित है और उसका प्रतिबिंब भी C पर बनता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो C पर ही स्थित ही वस्तु, इसका प्रतिबिंब भी C पर बन रहा है, तो इसकी प्रकृति रहेगी आपके वास्तविक, बराबर और उल्टा।
ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी, वास्तु होगा और बराबर होगा और उल्टा होगा भाई। तो इसमें ये आपका रहता है अवतल दर्पण की विशेषता है। और अवतल दर्पण को ध्यान रखना अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये भी कथन ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओजोन परत क्षरण और उससे संबंधित प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई, कि कौन कौन से कथन सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ओजोन क्षरणकारी पदार्थ यानी कि ओडीएस मुख्य रूप से समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं के माध्यम से ओजोन के अणुओं को उत्प्रेरक रूप में नष्ट करते हैं, जो कि आपके बिल्कुल सही कथन है भाई। और दूसरा दे रखा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सभी ओजोन क्षरणकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर केंद्रित है, तो ये भी कथन आपके सत्य रहता है। ओजोन छिद्र की घटना मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर देखी गई है, जहाँ विशेष मौसमी परिस्थितियों जैसे ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल इसके निर्माण में सहायक होता है, तो ये कथन आपके इसमें गलत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 3 नंबर कथन गलत है। और 4 नंबर दे रखा किंगाली समझौता 2016, तो किंगाली समझौता 2016 में हाइड्रोक्लोरोकार्बन यानी कि HFCS को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये भी आपके इसमें बिल्कुल सही है। और इसमें कहा गया था कि जो ये अपने हाइड्रोक्लोरोकार्बन है इसका 2047 तक 80% तक इसमें कटौती करने का टारगेट भी रखा गया था 2016 के अंदर, जो कि आप किंगाली समझौते के तहत ये किया गया था भाई। तो ये कथन भी आपके सत्य है, तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इनका ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपके सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है, प्राचीन भारत यानी कि 600 से लेकर 322 ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको प्रादेशिक क्षेत्र और सामने दे रखा है इस क्षेत्र में बहने वाली नदी। तो अस्मक जो आपके प्रादेशिक क्षेत्र था अस्मक, इसमें कौन सी नदी बहती थी भाई, और इसमें आपको बताना कि कितने युग्म सुमेलित है, ठीक है ना। तो अस्मक के अंदर आपके रहती है कि अस्मक में गोदावरी नदी बहती थी भाई। अस्मक की राजधानी थी आपके पोतन, और इसमें जो प्रमुख नदी थी वो रहती है गोदावरी, और जो वर्तमान में स्थान रहता है अस्मक का वो रहता है आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया आता है, ये उस समय अस्मक महाजनपद के नाम से जाना जाता था भाई। ये दे रखा आपको कंबोज, तो पहला आपके सुमेलित है, दूसरा दे रखा कंबोज। तो कंबोज जो है इसमें आपके आ जाएगा, कंबोज की जो आपके राजधानी थी वो तो थी हाटक, और नदी आती है इसमें आपके व्यास, जो कि बिल्कुल सही है। और कंबोज जो एरिया आता है वो रहता है कश्मीर के जो आसपास का एरिया है उसे कहते हैं कंबोज। फिर दे रखा आपको अवंती, तो अवंती जो उस समय का जो महाजनपद था वो आपके रहता है, इसकी राजधानी थी उज्जैनी या महिष्मती, और इसमें जो प्रमुख नदी आती है ना वो इसमें दे रखा महानदी, जो कि आपके गलत है भाई, क्योंकि अवंती की जो नदी आती है वो रहती है आपकी नर्मदा नदी, या फिर कह सकते हैं कि वेत्रवती नदी, जो कि मालवा और निमाड़ा मध्य प्रदेश का जो एरिया है यहाँ आज भी नर्मदा नदी बहती है अभी, नर्मदा और वेत्रवती नदी भी बहती है, तो इसमें महानदी है वो इसका आपके इसमें नहीं रहने वाला, तो तीसरा कथन आपके गलत है भाई। फिर आपको दे रखा कौशल, तो कौशल जो है ये आ जाएगा आपकी, इसकी राजधानी थी सरस्वती, और इसमें नदी आती है गंगा नदी या कह सकते हैं गंडक नदी, तो ये कथन आपके गलत है। और कौशल वर्तमान में देखा जाए तो आपके अवध क्षेत्र जो है यूपी वाला, वहाँ पर उसको पहले कहते थे कौशल महाजनपद, तो ये भी आपके गलत है भाई। तो कितने सही सुमेलित है, तो केवल और केवल 2 है वो सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखी है लेखक, सूची 2 में दे रखे हैं आपको रचना, और इसको आपको सुमेलित करते हुए बताना है अभी कौन सी रचना कौन से लेखक की रहती है। तो इसमें आपका आ जाएगा, सबसे पहला दे रखा है नाग भट्ट, तो नाग भट्ट की जो रचना रहती है वो आ जाएगी आपके इसमें वेणी सहार, तो वेणी सहार रचना जो है वो किसकी है भाई, तो वो नाग भट्ट की आ जाएगी। फिर दे रखा है सोमेश्वर, तो सोमेश्वर की रचना आ जाएगी आपके मान सोलास, यानी कि पहला दोनों सुमेलित है 1, 2, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 2। फिर दे रखा मेरुतुंग, तो मेरुतुंग जो है ये आ जाएगी आपके भोज चरित्र की, यानी कि 3 नंबर। फिर दे रखा नय चंद्र, तो नय चंद्र आ जाएगा आपके रंबा मंजरी, यानी कि इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा श्री हर्ष, तो श्री हर्ष की रचना रहती है आपके खंडन खंड खाद्य, यानी कि 5 नंबर। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसमें आपके सही रह जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन आपको दे रखा है, इस पर एक तरफ दे रखा है समाचार पत्र, उसका दे रखा है संस्थापक, सामने दे रखी है उनकी भाषा, इनको आपको सुमेलित करते हुए बताना है कि कौन कौन से इसमें आपके असुमेलित है। तो इसमें आपको असुमेलित का चयन करना है भाई। सबसे पहला दे रखा है हिंदुस्तान,
तो हिंदुस्तान जो समाचार पत्र था ये संस्थापक रहते हैं मदन मोहन मालवीय और हिंदी भाषा का था, जो कि बिल्कुल सही है। मूक नायक B.R. अम्बेडकर ने निकाला था और मराठी भाषा में था, ये भी आपके सही है। हिंदुस्तान टाइम्स सुंदर सिंह लाइनपुरी और अंग्रेजी भाषा का था, ये भी आपके सही है। वंदे मातरम अरबिंदो घोष अंग्रेजी भाषा का था, ये भी आपका कथन सत्य है भाई। तो इसमें आपके चारों के चारों कथन सत्य है, तो कोई भी असुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई भी असुमेलित नहीं है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 नंबर आपको दे रखा है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और उपयुक्त कथन किस व्यक्तित्व को संदर्भित करते हैं उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई कि कौन से व्यक्ति के बारे में कथन कहा गया है। तो पहला दे रखा कि डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने इनको प्रतिक्रिया और प्रगति का मध्य बिंदु कहा था और इन्होंने अंग्रेजी, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन आदि भाषाओं का अध्ययन भी किया था। इनके द्वारा स्थापित संगठन अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है, ये भी आपके सही कहते हैं। और 4 नंबर कहा था कि इन्होंने धन का निष्कासन दूर करने हेतु यूरोपियों को स्थायी रूप से भारत में बसने को कहा गया था कि जो आप यहाँ से धन है वो यूरोप में भेज रहे हो, उससे अच्छा है कि आप भारत में बस जाओ और इस रुपये को भारत के अंदर इन्वेस्ट करो, ये भी उनके द्वारा कहा गया था। सत्येंद्र नाथ मजूमदार के अनुसार प्रथम हिंदू थे जो विलायत गए थे, तो ये भी आपके सही है। ये जो विशेषता आपको दे रखी है 5, ये आपके रहती है राजा राम मोहन राय के बारे में, राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व के बारे में संदर्भित रहती है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो था उसके बारे में आप कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन आपके सत्य रहते हैं, उनका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि इस सत्याग्रह में गांधी जी को मिल मालिक की बहन अनुसुईया बहन ने आमंत्रित किया था, तो ये भी आपके सही है। ये जो सत्याग्रह हुआ था इसमें गांधी जी को बुलाने का कार्य जो मिल के मालिक थे जिसके विरोध में मजदूर आंदोलन कर रहे थे ना, उनकी खुद की बहन अनुसुईया बहन ने इनको आमंत्रित किया था कि गांधी जी आप आइए और मेरे भाई के खिलाफ आंदोलन कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा दे रखा है कि मामले के निपटान हेतु आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव को मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, ये भी आपके सही है। 18 मार्च 1918 को 27.5% की वृद्धि की स्वीकार्यता के साथ हड़ताल को समाप्ति की गई थी, तो ये भी कथन सही है। बापू भाई ध्रुव ने अपनी रिपोर्ट में 35% वेतन वृद्धि की अनुशंसा की थी, तो ये भी कथन आपके सही है भाई। तो इसमें कितने कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, सभी चारों के चारों कथन है वो सत्य रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं संगठन, एक तरफ दे रखे हैं इनके संस्थापक। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है कि उपयुक्त में से असुमेलित युग्म का चयन करना है। जो युग्म सुमेलित नहीं है या असुमेलित है उनका आपको चयन करते हुए इसमें बताना है भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है संगठन। तो संगठन में रहता है आपके इसमें बम्बई समाज सुधार सभा। तो बम्बई सुधार सभा जो थी ये आपके इसमें संस्थापक दे रखा है, तो इसमें बताना कि वो सुमेलित है या फिर नहीं है। तो बम्बई समाज सुधार सभा जो थी इसमें संस्थापक एनी बेसेंट नहीं थे भाई। इसके संस्थापक आते हैं आपके महादेव गोविंद रानाडे। जो महादेव गोविंद रानाडे थे वो आपके बम्बई समाज सुधार सभा के संस्थापक रहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के भी संस्थापक रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपके गलत, यानी कि असुमेलित हो जाएगा इसमें। फिर दे रखा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसके संस्थापक रहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि आपके बिल्कुल सही है। और अखिल भारतीय जो दलित वर्ग सभा थी उसके संस्थापक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही रहते हैं। 3 नंबर दे रखा अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा जो है इसमें आपके दे रखा है कि नारायण गुरु, तो ये गलत है क्योंकि अखिल भारतीय दलित वर्ग जो सभा थी इसके रहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये भी हो गया आपके गलत। श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम। तो श्री नारायण धर्म प्रतिपालन जो योगम है इसके आपके दे रखा है कि पी त्यागराज। तो ये पी त्यागराज इसमें गलत है भाई, क्योंकि श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योग्यम जो था इसमें नारायण गुरु जो थे वो इसके संस्थापक रहते हैं, न कि पी त्यागराज, तो ये भी हो गया आपके गलत। और पी त्यागराज जो है इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ। जो न्याय पार्टी थी वो अपने पी त्यागराज जी की थी, ये इसका नहीं था भाई। तो इसमें असुमेलित युग्मों का चयन करना है, तो 1, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा कोटा राज्य में नियुक्त
मराठाओं का प्रथम वकील कौन था? तो कोटा राज्यों के अंदर मराठाओं का जो वकील था पहला नियुक्त किया गया था वो आते हैं आपके बालाजी से लालाजी बलाल, यानी कि पहले वकील बने थे लालाजी बलाल, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपके 1737 ईस्वी में मराठाओं के पहले वकील बनते हैं। और इसमें आपके जो है वो जालिम सिंह का परम मित्र था, ये भी ध्यान रखना। जालाजी बलाल जो थे ये जालम सिंह झाला का परम मित्र था। और इसके दूसरे वकील आते हैं, उनका नाम है बालाजी यशवंत, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसमें आ जाएगा आपके लालाजी बलाल। 64 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा, गुजरात के चालुक्य नरेश कर्ण को जंजीरों में बांधकर अजमेर में 6 माह तक दही बेचने पर विवश करने वाले चौहान शासक कौन थे? गुजरात के जो चालुक्य नरेश थे कर्ण, उनको जंजीरों से बांध दिया था और 6 महीने तक दही बेचने पर विवश कर दिया था, तो वो चौहान शासक कौन थे भाई? तो इसमें आ जाएगा आपके दुर्लभ राज तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 नंबर आपको दे रखा भाई, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 का सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करते हुए बताना है भाई। सबसे पहला दे रखा कि मातृकुंडिया मेला। तो मातृकुंडिया जो मेला है ये लगता है आपके वैशाख पूर्णिमा को, यानी कि पहले में आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा आपको सुइया मेला, तो सुइया मेला लगता है आपके इसमें, तो सुइया मेला में आ जाएगा आपके पौष अमावस्या को, यानी कि 2 नंबर। कल्प वृक्ष मेला, तो कल्प वृक्ष मेला या फिर पीपल वृक्ष मेला भी कह सकते हैं, तो इसमें आपके रहता है श्रावण अमावस्या को, यानी कि 3 नंबर। फिर आ जाएगा महावीर जी का मेला, तो महावीर जी का जो मेला है ये आ जाएगा आपके चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, यानी कि चैत्र शुक्ल तेरस जो है उसको लगता है महावीर जी का मेला, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। गोटिया अम्बा का मेला, तो गोटिया अम्बा का मेला आता है आपके चैत्र अमावस्या को, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके 5 नंबर। तो इसमें रहेगा आपके 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका भी आपको चयन करते हुए बताना है। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि जयपुर के रंगरेज और नीलागर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। बुद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये भी सही है। मलयगिरी में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था, ये भी आपके सही है। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती थी, उसे पेज वर्क कहलाता है, ये भी आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है, अलवर चित्रशाला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अलवर चित्रकला शैली के संदर्भ में आप कथन दे रखे हैं, इस पर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं, उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है, प्रताप सिंह के शासनकाल में शिव कुमार और डालू राम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है कि नफीरी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है, तो ये भी आपके सही है। मंगल सिंह के काल में मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था, तो ये भी आपका कथन सही है। वैश्यों के चित्र केवल अलवर चित्रकला शैली में बने थे, तो ये भी आपके कथन सही है भाई। तो इसमें आपके 1 2 3 और 4 चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सुमेलित है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो गोगा जी, पत्नी का नाम केलम दे, माता का नाम बाछल दे, बिल्कुल सही। तेजा जी, पेमल दे और राम कुंवरी, बिल्कुल सही। बाबू जी, सुप्यार दे और कमला दे, ये भी सही। रामदेव जी, नेतल दे, मैणा दे, ये भी सही। मल्लीनाथ जी, रूपा दे, जीणा दे या फिर जानी दे, ये भी आपके सही है भाई। तो इसमें सभी कथन सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके डी, उपरोक्त सभी, ठीक है ना भाई। और इनके आपको जन्म जो डेट है ना वो आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, तो गोगा जी का जो जन्म है वो होता है 946 भी होती है ईस्वी, या फिर विक्रम संवत पूछो तो आपको 1003 विक्रम संवत। और ददरेवा चूरू का इनका जन्म होता है। और तेजा जी महाराज का, तो इनमें रहेगा आपके 1073 ईस्वी या फिर 1130 विक्रम संवत का जन्म होता है, जो कि खरनाल नागौर के अंदर। बाबू जी महाराज, तो इनका आपका रहता है 1239 ईस्वी, कोल्लूमंड गांव फड़ौदी के अंदर इनका जन्म होता है भाई। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और रामदेव जी का देखा जाए तो इसमें आपका आता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, उड़ू काश्मीर बाड़मेर के अंदर। और मलिनाथ जी का जन्म होता है 1358 ईस्वी के अंदर, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी आपके इसमें सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों का संबंध किस संत से है उनका भी आपको इसमें चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है कि इन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश किया था और प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे किंतु बाद में निर्गुण उपासक हो गए थे, रामानंद के शिष्य थे। तो ये जो कथन दे रखे हैं ये आपके कथन रहते हैं भाई संत धन्ना जी के बारे में, जो कि आपके इसमें धार्मिक आंदोलन के श्री गणेश करने वाले कह सकते हैं, या फिर इनको कहते हैं कि भाई भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको कहा जाता है संत धन्ना जी, यानी कि इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। और धन्ना जी का जन्म है धुवन गांव टोंक में हुआ था, जो कि 1415 ईस्वी के अंदर होता है भाई। और इनके पिता का नाम रामेश्वर जी जाट था और जाट परिवार में इनका जन्म होता है। और इसमें आपके प्रारंभ के अंदर इन्होंने मूर्ति पूजक की थी, लेकिन बाद में इन्होंने वो निर्गुण उपासक हो गए थे। और धन्ना जी काशी जाकर के रामानंद के शिष्य बने थे, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद जी, सॉरी संत धन्ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दे रखे आभूषण, सूची 2 में आपको दे रखे अंग। तो इसमें सुमेलित करके आपको बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित रहता है भाई। तो पहला दे रखा है रखड़ी, तो रखड़ी में आ जाएगा आपके सर पर पहनी जाती है, तो 1 नंबर। आड़, तो आड़ पहनी जाती है आपके कंठ पहन गले में, तो 2 नंबर। जेला, तो जेला पहनते हैं कान के अंदर, यानी कि 3 नंबर। फिर आ जाएगा मोकड़ी, तो मोकड़ी पहनी जाती है आपके हाथ में, यानी कि 4 नंबर। नुपुर, नुपुर पहनी जाती है, इसमें आ जाएगा आपके जो है, तो नुपुर जो पहनते हैं ना ये पहनी जाती है आपके इसमें पाँव पे, तो नुपुर में आ जाएगा पाँव 5 नंबर। भंवरकड़ी, तो भंवरकड़ी में आ जाएगा आपके नाक, यानी कि इसमें रहेगा 6 नंबर। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें बिल्कुल आपके सही रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 नंबर आपको दे रखा है, शिल्पग्राम उत्सव 2025। तो शिल्पग्राम उत्सव 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शिल्पग्राम उत्सव के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें आपके असत्य नहीं है। तो असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है भाई, सत्य है वो कथन, तो सत्य कथनों का आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा कि शिल्पग्राम उत्सव 2025 का उद्घाटन 21 दिसंबर 2025 को राज्यपाल द्वारा उदयपुर में किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी थीम लोग के रंग लोग के संग रखी गई थी, तो ये भी आपके सही है। और इसमें डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, तो ये भी कथन सत्य है। इसका आयोजन संस्कृति विभाग राजस्थान के तहत पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा किया गया था, तो ये आपके इसमें गलत है भाई, क्योंकि जो इसका आयोजन है ये आपकी इस संस्था के द्वारा नहीं किया गया था। इसका आयोजन है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा किया गया था, न कि संस्कृति आयोग के द्वारा। तो ये राजस्थान वाला संस्कृति नहीं, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। बाकी इसमें 1 2 और 3 कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है, पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन आपको दे रखा है 72 के अंदर कि पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 का 12वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। और आपको इसमें बताना कि कितने कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन कितने, उसका आपको चयन करके बताना है भाई। तो ये इसका आपके 12वां संस्करण रहता है, जो कि आपके बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है कि इसके फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 191 रन से हराया था, तो इसके फाइनल में पाकिस्तान को नहीं हराया था भाई, पाकिस्तान इसे विजेता रहा था, तो पाकिस्तान ने भारत को हराया था 191 रन के साथ, तो ये इसमें आपके गलत रहेगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान 191 रन से विजेता रहा था, न कि हारा था। तो ये भी कथन आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान ने टारगेट दिया था 347 रन का 8 विकेट पर, और भारत के बने थे 156 10 विकेट पर, ठीक है। तो इसमें भारत हार गया था और पाकिस्तान 191 रन से जीत गया था, तो ये कथन हो गया आपके असत्य। इसमें कुल 8 प्रतिभागी टीमें शामिल थी, तो ये भी आपके सही है, इसमें कुल 8 प्रतिभागी टीमें शामिल थी। और इस मैच का जो आयोजक है वो आपके एशिया क्रिकेट काउंसिल होता है, जो ACC होता है, उसने इसका आयोजन किया था। और इस मैच में प्लेयर ऑफ द फाइनल व प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो समीर मिन्हास को दिया गया, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी रहते हैं भाई। तो इसमें आंसर आ जाएगा कितने कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा केवल और केवल 1 कथन सत्य नहीं है, सेकंड कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। 73 में दे रखा है कि ट्रैवल व लेजर अवार्ड 2025 के संबंध में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए।
कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करना भी। तो इसमें आ जाएगा आपके बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर को नहीं दिया गया था, तो ये इसमें आपके रहेगा असुमेलित, ठीक है ना, क्योंकि बेस्ट डोमेस्टिक जो एयरपोर्ट है वो मिला था आपके कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का एयरपोर्ट है उसको दिया गया था, न कि जयपुर के एयरपोर्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा आपके असुमेलित युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 आपको दे रखा है, दीपाली शर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन असत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई, ठीक है ना। तो दीपाली शर्मा को व्यक्तिगत उत्कृष्टता श्रेणी की श्रेष्ठ दिव्यांगजन उप श्रेणी में राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, जो कि आपके सही है। दीपाली शर्मा जयपुर राजस्थान की निवासी श्रवण बाधित चित्रकार है, ये भी आपकी सही रहती है भाई। और 2024 में इन्होंने राजस्थान ललित कला अकादमी राज्य कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसमें ऐसा कोई कथन नहीं है जो असत्य है, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 75 आपको दे रखा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इसमें से सही कोड कौन सा रहता है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, तो विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन जो है ये आपके देहरादून में स्थित है, तो 1 नंबर। भारत फ्रांस एआई नीति गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था आपके बेंगलुरु के अंदर, तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन, तो पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन जो है ये होता है आपके इसमें चेन्नई के अंदर, यानी कि 3 नंबर। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल ये हुआ था आपके नई दिल्ली, यानी कि 4 नंबर। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसमें आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा, पेशा महोत्सव 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन कौन से कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब है कि सत्य कथन कौन से है भाई, ठीक है। तो असत्य नहीं है का मतलब यही होता है कि सत्य कथन कौन सा उनका आपको चयन करना है। तो पहला दे रखा इसका आयोजन 23 से लेकर 24 दिसंबर को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया था, जो कि आपकी बिल्कुल सत्य कथन है। फिर आपको दे रखा है कि महोत्सव के दौरान हुई खेल प्रतियोगिता में राजस्थान की महिलाओं ने तीरंदाजी व कबड्डी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो महिलाओं ने इसके अंदर आपके कबड्डी के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये कथन आपके इसमें गलत है भाई। तो ये कथन रह जाएगा आपके इसमें सत्य नहीं है, यानी कि ये हो जाएगा आपके असत्य है। और फिर दे रखा कि पेशा दिवस पर पेशा पोर्टल व पेशा संकेतक जैसी पहले है वो लॉन्च की गई थी, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। पेशा पोर्टल, पेशा संकेतक और जनजातीय भाषाओं में पेशा प्रशिक्षण मॉड्यूल ये भी आपके इसमें लॉन्च किया गया था, तो ये कथन भी आपके असत्य नहीं है, यानी कि सत्य है। पेशा महोत्सव के आयोजक पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज विभाग आंध्र प्रदेश थे, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। इसका आयोजन है वो आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था। तो इसमें आपको पूछा कि असत्य नहीं है, यानी कि सत्य कथन कौन कौन से थे, 1 3 और 4। 1 3 और 4 आपके इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 1 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दे रखा युद्ध स्थान, सामने दे रखा उनका स्थान। तो देखो भाई हरिमोह युद्धाभ्यास 2025, तो हरिमोह शक्ति 2025 जो है ये आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। और भारत और मलेशिया के मध्य हुआ था, 5वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा दे रखा है डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये आपके पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नहीं हुआ था, ये हुआ था यूएई के अंदर, ठीक है ना। ये यहाँ पे नहीं हुआ था, ये कथन गलत हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं असुमेलित। अभ्यास एकता 2025 ये आपके मालदीव के अंदर होता है, भारत और मालदीव के मध्य 8वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति 10वां संस्करण था, भारत इंडोनेशिया के मध्य होता है और हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था, ये भी कथन सत्य है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके बी जो कथन है ये इसमें आपके असुमेलित युग्म हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोट में से सही कोट का चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला दे रखा है मालडोवा, तो मालडोवा जो है ये इसमें आपके रहेगा, मालडोवा में आ जाएगा आपके एलेक्सटेन मुतियानू यानी कि जो प्रधानमंत्री थे वो इसमें रहते हैं आपके मालडोवा के, तो इसमें आ जाएगा आपके 2 नंबर। तंजानिया, तो तंजानिया के जो राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री है वो आपके इसमें रहता है मविगुल नचेम्बा,
मोबुल नचम्बा जो है ये आपके तंजानिया की पीएम रहती है, तो इसमें आ जाएगा 1 नंबर। फिर दे रखा बोलीविया, तो बोलीविया के अंदर आ जाएगा आपके इसमें रोड्रिगो पाज, ये इसके राष्ट्रपति रहते हैं बोलीविया के, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। फिर दे रखा आयरलैंड, तो आयरलैंड के जो राष्ट्रपति थी वो है आपकी कैथरीन कॉनेली, यानी कि 3 नंबर। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पुनर्वास एवं मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा हेतु राजस्थान के निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया गया। तो उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा है वो किन किन संस्थाओं को दिया गया वो आपको इसमें बताना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके सबसे पहले MBM विश्वविद्यालय जोधपुर को दिया गया था, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को दिया गया था, और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को दिया गया था, और एक इसमें आपके कंपोजिट रीजनल सेंटर जयपुर को भी इसमें दिया गया था। इसमें 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपके सही रहता है भाई। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि राजस्थान की पहली अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर के अंदर स्थापित की गई थी, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। 8 दिसंबर को मेहंदीपुर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया था, तो ये भी कथन आपके सत्य है। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा जुलमी ग्राम पंचायत कोटा से किया गया, ये कथन आपके असत्य कथन है भाई। और गागरोन दुर्ग चित्रकला महोत्सव 5100 विद्यार्थियों ने सामूहिक चित्रकारी करके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया, ये भी कथन आपके सत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है यानी कि सी जो है ये इसमें आपके असत्य कथन हो जाएगा भाई। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 81 आपको दे रखा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कोड का चयन करना है भाई। तो डॉक्टर मोहित कछवा, तो डॉक्टर मोहित कछवा जो है ये आपके ग्रेड इंडिया पावर सिस्टम अवार्ड इनको मिला था, तो इसमें आ जाएगा 4 नंबर। गुलाब कोठारी, तो गुलाब कोठारी आ जाएगा इसमें आपके महर्षि वेद व्यास पुरस्कार इनकी 2 नंबर। पप्पू राम हुड्डा, तो पप्पू राम जो हुड्डा है इनकी पबजी को मिला था आपके मिलेनियर फॉर्मर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड, यानी कि 3 नंबर मिला पबजी को। फिर आ जाएगा आपके डॉक्टर विनय भाणावत, तो डॉक्टर विनय भाणावत जो है इनको आपके दिया गया था भाई नेशनल मंडेला ग्लोबल बिलियंस अवार्ड। नेल्सन जो मंडेला है ये अवार्ड आपके इनको डॉक्टर विनय भाणावत को मिला था, यानी कि 1 नंबर। तो 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है कि राजस्थान में मूल्यवर्धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो कौन सा कथन असत्य रहता है उसका आपको चयन करना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा कि स्तर मूल्यों पर वर्ष 2025-26 में सकल मूल्यवर्धन यानी कि GVA जो है वो 4.54 लाख करोड़ रुपए हो गया था, जो कि आपके इसमें रहेगा असत्य कथन, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके सकल मूल्यवर्धन में GVA जो है ये आपके स्तर मूल्य पर था इसमें 2.48 करोड़, ठीक है ना। ये जो है 4.54 दे रखा, इस जगह होगा आपके 2.48 करोड़ रुपए की इसमें रहता है GVA स्तर मूल्य पर, ठीक है। और प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2025-26 में GVA 2.48 लाख करोड़, तो ये भी गलत है। इसकी जगह पे प्रचलित कीमत पे आ जाएगा 4.54, यानी कि ये दोनों उल्टा दे रखा था, ये इसका है ये इसका है, ठीक है ना। तो ये भी हो गया गलत। स्तर मूल्य पर वर्ष 2011-12 में 11-12 से 25-26 तक GVA की चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर 4.36% रही थी। तो GVA की जो आपके प्रतिशत वृद्धि दर है ये इसमें आपके 4.36 बिल्कुल ये सही रहती है, अभी 3 सही रहती है इसमें आपकी। तो ये कथन आपके इसमें सही है। इसकी जो वृद्धि दे रखी है प्रतिशत, और वो भी चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि वो है 4.36%। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। वर्ष 2025-26 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर स्तर मूल्य पर 8.98% रही। तो स्तर मूल्य पर देखा जाए तो आपकी 8.98% नहीं थी भाई, ये प्रचलित मूल्य पर रहती है, और स्तर मूल्य पे आ जाती है इसमें आपकी 7.02%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो कथन 4 नंबर कथन था ये भी आपके इसमें असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें आपकी सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा, निम्नलिखित में से
वर्ष 2025-26 राजस्थान में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत उप क्षेत्रों के योगदान का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम जो है उसमें आ जाएगा आपके विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य, खनन एवं उत्खनन, निर्माण और विनिर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसमें आपके आरोही क्रम का सही क्रम रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपके जो आरोही क्रम का मतलब है कि सबसे छोटा पहले, फिर उससे अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, यानी कि बढ़ता हुआ जो क्रम होता है ना वो रहता है आरोही क्रम। तो इसमें आपके सबसे अधिक जो योगदान है वो है वो है विनिर्माण क्षेत्र का, जो कि है 40.52%। फिर आता है निर्माण क्षेत्र जो कि 35.02%। फिर आता है खनन उत्खनन क्षेत्र जो कि 12.42%। जलापूर्ति खनन, तो जलापूर्ति जो अन्य है इसमें रहता है 12.04%। और इस प्रकार आप ये रहता है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सत्य रहते हैं उनका आपको चयन करके बताना है भाई। तो पहला आपको दे रखा है कि इस नीति को 19 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में एक मजबूत, सुरक्षित और सतत डेटा सेंटर इकोसिस्टम स्थापित करना है, जो कि बिल्कुल सही है। प्रथम 3 मेगा या अल्ट्रा मेगा डेटा सेंटर परियोजना के लिए विशेष सनराइज प्रोत्साहन उपलब्ध है, ये भी आपके सही है। डेटा सेंटर क्षेत्र को आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक आवश्यक सेवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये भी आपके सही है। उभरते शहरी केंद्रों की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा सेंटरों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है, तो ये भी आपके सही है भाई। तो इसमें सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 आपको दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखा है, इस पर आपको विचार करना है और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो पहला दे रखा है कि वर्ष 2025 में घरेलू पर्यटक की यात्राओं की संख्या में सिर्फ धार्मिक स्थल पर खाटू श्याम रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा दे रखा है कि वर्ष 2025 में सर्वाधिक घरेलू पर्यटन यात्राओं की संख्या में वर्दी वाला धार्मिक स्थल पूंचरी का जो लोटा है ये रहा है, तो ये भी कथन आपके सत्य है भाई। तो इसमें दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके सी, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो आपके पूंचरी का लोटा है ये आपके डीग में स्थित है और यहाँ पे जो वर्दी हुई है वो 24 में थे आपके 95 लाख और आपके 2025 में आते हैं 147 लाख, ठीक है। तो बहुत अच्छी वर्दी हुई है भाई। और खाटू श्याम जी सीकर के अंदर आपके 24 में 236 लाख आए थे पर्यटक और 25 में आए थे 258 लाख, तो ये भी आपके सही है। तो इसमें आ जाएगा आपसे दोनों के दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, वर्ष 2025 में वर्ष 2024 की तुलना में निम्नलिखित में से कौन से धार्मिक स्थल पर घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या में कमी दर्ज हुई है? तो कमी दर्ज हुई है तो इसमें आपके तो सिवाड़ सवाई माधोपुर में कमी दर्ज हुई है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में कमी दर्ज हुई है, केला देवी मंदिर करौली के अंदर भी कमी दर्ज हुई है। तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना भाई। और इसके साथ और देखा जाए तो आपके इसमें आपके सालासर जो बालाजी है वहाँ पर इस बार वृद्धि देखी गई है, न कि कमी। तो सालासर बालाजी का भी आपको साथ में ध्यान रखना। अभी चूरू के अंदर है सालासर बालाजी और वहाँ पर है वो वृद्धि देखी गई थी। 24 में आए थे 49.89 लाख लोग आए थे और 25 में आए थे 53.61 लाख। और सिवाड़ सोईमाधोपुर में आए थे आपके 47.81 लाख और 25 में आते हैं 33 लाख, तो कमी हुई है भाई। गोगामेड़ी के अंदर आते हैं 42 लाख 24 में और मतलब 42.16 लाख आते हैं 24 के अंदर और 25 में आते हैं 42.05 लाख, तो यहाँ भी कमी दर्ज हुई है। केला देवी मंदिर करौली तो यहाँ पे 65.89 लाख आए थे 24 के अंदर और 25 में आते हैं 65.34 लाख, तो यहाँ भी कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर आपके डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन कौन से कथन सत्य है उनका आपको चयन करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है कि वर्ष 2025 में राजस्थान घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 2525.03 लाख थी, जो कि बिल्कुल आपकी सत्य है भाई। दूसरा दे रखा है कि वर्ष 2025 में राजस्थान विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या 19.45 लाख थी, जो 24 की तुलना में अधिक थी, तो ये कथन आपकी गलत है। तो दूसरा कथन जो है ये इसमें आपकी गलत हो जाएगा भाई। दूसरा कथन गलत है, पहला कथन आपकी बिल्कुल सही रहता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके कितने कथन या कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1, केवल और केवल पहला कथन आपके सत्य रहता है, दूसरा कथन इसमें हो जाता है आपके असत्य, ठीक है ना भाई। तो
तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 आपको दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और बताना कितने युग्म सुमेलित है। तो इसमें पहला दे रखा है आपको दुलाराव की बावड़ी। तो दुलाराव की जो बावड़ी है ये इसमें दे रखा है डूंगरपुर के अंदर, जबकि दुलाराव की जो बावड़ी है और जो बोरा जी की बावड़ी है ये दोनों आपके जयपुर में रहती है, न कि डूंगरपुर झुंझुनू। तो ये दोनों के दोनों बावड़ियाँ आपने जयपुर में होगी, न कि डूंगरपुर झुंझुनू। तो दोनों आपके सुमेलित नहीं है। फिर दे रखा है आपको रीढ़ का टिल्ला। तो रीढ़ का टिल्ला आपको दे रखा है बाड़मेर के अंदर, जबकि रीढ़ का टिल्ला जो है ये झुंझुनू में स्थित है, न कि बाड़मेर के अंदर। तो ये भी कथन आप गलत हो गया। तो इसमें आपके तीनों कथन है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें आ जाएगा इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन या सही नहीं है। तो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है, उसका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो इसमें पहला आपको दे रखा कि राज्य की दिसंबर 2025 तक कुल अधिष्ठापित क्षमता 31,556.43 मेगावाट हो गई थी, जो कि आपकी बिल्कुल सही रहती है भाई। तो पहला कथन आपके सत्य हो गया। दूसरा दे रखा है कि राज्य में दिसंबर 2025 तक RREC या RSMML या निजी क्षेत्र द्वारा अधिष्ठापित सौर क्षमता 9,698 मेगावाट हो गई थी। तो ये इसमें आपके गलत है भाई, ठीक है ना। तो ये इसमें कथन दूसरा आपके कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो क्षमता है जो कि आपकी इसमें RREC है और ये RSMML है, निजी क्षेत्र है, इनके द्वारा 18,252 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई थी, ठीक है ना। तो तीसरा दे रखा है राजस्थान में दिसंबर 2025 तक कुल स्थापित क्षमता में पवन और तापीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 45.36% रहती है। तो इसमें आपके जो पवन ऊर्जा है और सौर ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा नहीं होती है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो है इनकी हिस्सेदारी रहती है 45.36%। तो ये तापीय ऊर्जा दे रखा जो कि इसमें भी आपके गलत है भाई। तो इसमें पूछा कि कितने कथनों में सही नहीं है, तो आपके इसमें दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन इसमें हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 हो गया। तो 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान में ऊर्जा एवं ऊर्जा उपभोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य है उनका आपको चयन करते हुए बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है राजस्थान में नवंबर 2025 तक सर्वाधिक ऊर्जा उपभोक्ता औद्योगिक श्रेणी में है, यानी कि सर्वाधिक जो उपभोक्ता है वो औद्योगिक श्रेणी के अंदर रहते हैं। तो ये कथन आपके इसमें रहेगा बिल्कुल, उपभोक्ता जो सर्वाधिक रहते हैं वो इसमें आपके औद्योगिक श्रेणी में ना रह करके घरेलू आपूर्ति के अंदर रहते हैं भाई। तो ये कथन आपका रहेगा गलत, ठीक है। फिर आपको दे रखा है कि दिसंबर 2025 तक 42,965 गाँवों का विद्युतीकृत किया गया था। तो दिसंबर 2025 तक जो है ना वो 42,000 गाँवों का नहीं किया गया था, ये 43,965 गाँवों को विद्युतीकृत किया गया था। तो ये कथन आपके हो जाएगा असत्य। फिर आपको दे रखा है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 142 गीगावाट है, ये आपके बिल्कुल सही दे रखा भाई। जो अनुमानित क्षमता है सौर ऊर्जा की वो आपके 152 गीगावाट रहती है, जो कि बिल्कुल सही है। और ये आपके इसमें राजस्थान में सौर विकिरण की तीव्रता है वो 6 से लेकर 7 किलोवाट घंटे वर्ग मीटर या प्रतिदिन के हिसाब से रहती है अभी, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक 325 दिन से अधिक सौर दिवस रहते हैं, इसीलिए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सौर ऊर्जा की क्षमता रहती है जो कि आपकी 142 गीगावाट। तो ये सही है, पहला और दूसरा आपकी गलत है। तो इसमें आ जाएगा कितने कथन असत्य है, तो केवल 2 कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 91 आपको दे रखा भाई, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन कौन से कथन आपके इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आपको दे रखी है परियोजना का नाम, सामने दे रखा है उसका वित्त पोषित जो संस्था है उसका नाम। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपके राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण तृतीय। तो चरण तृतीय के अंदर जो आपके वित्त पोषण कर रही है वो आ जाएगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि पहले में आ जाएगा 3 नंबर। फिर आपके रहेगा मरु क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रांच प्रथम व द्वितीय। तो इनके लिए जो वित्त पोषण दे रहा है वो आता है NDB, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें आएगा 4 नंबर। फिर दे रखा है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। तो इसके लिए जो वित्त पोषण दे रहा है वो आ जाएगा AFD, यानी कि
फ्रांसिस डी डेवलपमेंट। तो फ्रांसिस डी डेवलपमेंट जो है इसके द्वारा आपके वानिकी और जैव विविधता के लिए वो फाइनेंस दिया जा रहा है। इसमें आ जाएगा 5 नंबर। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना द्वितीय। तो जो बांध पुनर्वास और जो सुधार परियोजना द्वितीय है इसमें आपके जो वित्त पोषण है ये विश्व बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें आ जाएगा 1 नंबर। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। तो आजीविका सुधार योजना के लिए जो वित्त पोषण है ये आपके जिक्का के द्वारा दिया जा रहा है, यानी कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। तो इसमें आ जाएगा 2 नंबर। तो 3, 4, 5, 1, 2। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3, 4, 5, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 92 आपको दे रखा है कि निर्देश एक कथन दिया गया है, उसके बाद 2 तर्क दे रखे हैं 1 और 2। तो कथन और तर्कों को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो कारण कथन दे रखा है और 2 तर्क भी दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आपके सही तर्क रहता है या फिर कौन सा सही कथन रहता है भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहला आपको दे रखा है कथन दे रखा है कि सरकार सुरक्षा कारणों से बहुमंजिला इमारतों के भूतल पर अपार्टमेंट के निर्माण पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। ये तो है इसका आपके कथन, ठीक है। तर्क क्या है? तो लिफ्ट का उपयोग किए बिना आसान पहुंच के कारण वरिष्ठ नागरिकों की से भूतल पर अपार्टमेंट की उच्च मांग होती है। तो ये इसमें आप ऐसा कुछ नहीं है अभी। मानसून के मौसम में कई बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट और भूतल में पानी भर जाता है। बिल्कुल ये इसका कथन आपके दूसरा है वो मजबूत रहता है, लेकिन पहला आप इसमें आपके इतना मजबूत नहीं है, कमज़ोर है। पहला कमज़ोर, दूसरा मजबूत। तो देखो पहला कथन को कमज़ोर करता है और सेकंड है वो कथन को मजबूत करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है। निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए। तो दिए गई जानकारी को पढ़े और प्रश्न का उत्तर दें। कथन आपको दे रखा है भाई कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत सरकार ने गुजरात, असम में चिप निर्माण और डिस्प्ले विनिर्माण संयंत्रों के लिए बड़े निवेश की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता को कम करना और महत्वपूर्ण औद्योगिकियों के लिए घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। ये था इसका कथन। अब इसके देखो निष्कर्ष दे रखे हैं आपको। तो इसमें से आपको निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त कथन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसका आपको खुद को चयन करना है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि भारत है जो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिल्कुल भारत का अच्छा निवेश कर रहा है। इसका मतलब यही है कि भाई सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत है वो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, मेड इन इंडिया बनना चाहता है। तो ये आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्न में एक अक्षर श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला के कुछ अक्षर लुप्त है। ये लुप्त श्रृंखला के नीचे 4 विकल्पों में से एक के समान क्रम में दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके सही विकल्प रहेगा तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके बी, XIWSP। ठीक है ना भाई, क्योंकि G के अंदर +2 करोगे तो I आएगा, I में +2 करोगे तो K आएगा, K में +2 करोगे तो M आएगा, M में +2 करोगे तो O आएगा। तो इस प्रकार आगे से आगे अगर बढ़ा जाए तो इस प्रकार आपकी ये श्रृंखला बन रही है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, XIWSP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95 आपको दे रखा है। ABCDEFGH में से H G का पिता है, G F का इकलौता भाई है, F E की इकलौती ननद है, E D की माता है, D C का भाई है, B H का पिता है और A का पति। B जो है वो H का तो पिता है और A का पति है। यदि F अविवाहित है तो D A से किस प्रकार संबंधित है? तो D है वो A से किस प्रकार संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा आपके पुत्र के पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, यानी कि पड़पोता लड़पोता है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। यदि A/3 = B/2 = C/5 है तो अनुपात C + A का स्क्वायर + A + B का होल स्क्वायर अनुपात B + C का होल स्क्वायर का मान होगा। तो इसका जो मान रहने वाला है वो आ जाएगा आपके इसमें 64:25:49। ठीक है ना। इसका आपको अनुपात ज्ञात कर लेना पहले तो भाई A B और C अनुपात ज्ञात क्या आएगा? A अनुपात B अनुपात C देखोगे तो इसमें रहेगा आपके 3:2:5। इसके अंदर मान रखो और इसके अगर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 64:25:49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 97 आपको दे रखा भाई। तो 97 में दे रखा कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई करने से 40% और 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने अधिक होगा?
तो कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो इसमें आप मान के चल लो कि भी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर मान लो, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10 × 10 100 वर्ग हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 100 वर्ग मीटर। अब इसमें लंबाई में भी लंबाई में आप कर दो 40% की वृद्धि और चौड़ाई में कर दो 30% की वृद्धि, फिर जो आयत आएगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है उस अकॉर्डिंग आप उसका प्रतिशत निकाल लेना जितना अधिक हो। तो इसमें आ जाएगा आपके क्षेत्रफल जो अधिक आएगा वो रहेगा आपके 82%, यानी कि 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 98 आपको दे रखा कि 15,000 रुपये 2 वर्ष में उपचित चक्रवर्ती ब्याज रुपये 2,496 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। यानी कि समय दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा के आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हो। तो इसमें जो आपकी राशि आएगी उसमें कितने प्रतिशत की वार्षिक दर है, तो वो आ जाएगी आपके 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दिया गया, नीचे दिए गई तालिका 4 अलग अलग दुकानों LMN और O द्वारा 5 कार्य दिवसों सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या का आंकड़ा दर्शाती है। ठीक है ना, ये जो आंकड़ा दिखा रही है ये आपके ड्राई क्लीन किए गए कपड़ों की संख्या दर्शा रही है। तो उन दुकानों की संख्या कितनी है जिनके द्वारा सभी दिनों में सुखाए गए कुल कपड़ों की संख्या O के द्वारा सुखाए गए कुल कपड़ों की संख्या से अधिक है। तो O के द्वारा सुखाए गए कपड़ों की संख्या से अधिक है, तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आ जाएगा आपके तो कितने कपड़ों के द्वारा मतलब ज़्यादा सुखाया गया था O के द्वारा। वापस पढ़ते देखो, इस उन दुकानों की संख्या कितनी है जिनके द्वारा सभी दिनों में सुखाए गए कुल कपड़ों की संख्या O के द्वारा सुखाए गए कुल कपड़ों की संख्या से अधिक है। तो जो O की दुकान है इसने सोमवार को 40 कपड़े सुखाए, मंगलवार को 90 कपड़े सुखाए, बुधवार को 60 सुखाए, गुरुवार को 115 सुखाए और अपने शुक्रवार को अपने 70 कपड़े सुखाए थे। ठीक है, तो कुल कपड़े अगर देखा जाए तो इसमें अगर इनका सबका आप योग कर लो तो कुल कितने कपड़े हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग देखो कि इनका भी योग, इनका भी योग, इनका भी योग और इनका भी योग कर लो आप। फिर जब आप देखोगे तो देखना कि O के अंदर टोटल कितना योग आ रहा है और इसमें से सबसे ज़्यादा जो योग आ रहा है वो O से ज़्यादा वाला कितने हैं उसमें आप देख लेना। तो इसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसमें केवल और केवल M जो है इसके अंदर आपके O से ज़्यादा कपड़े आएंगे कुल में, बाकी सभी के कम रहने वाले हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपकी केवल और केवल एक दुकान के कपड़े और सर्वाधिक रहते हैं जो कि M है। ठीक है ना, M का योग करो तो आपका आएगा 475 और O का आएगा आपके 375 और N का आ जाएगा आपके 295 और इसमें जो आपके L है इसका आ जाएगा 330। तो 295 और 330 तो भी 375 कम ही है और 475 जो है ये आपको ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें केवल और केवल M दुकान के द्वारा O दुकान से ज़्यादा कपड़े सुखाए गए थे। तो इसमें आ जाएगा कितनी दुकानें, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी केवल एक दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन भाई 100 नंबर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि दिए गए आवर्ती बंटन का माध्य 35 है तो लुप्त आवर्ती ज्ञात कीजिए, साथ ही बंटन के लिए माध्यिका और बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका और बहुलक आपको ज्ञात करना है। सारणी बंटन आपको दे रखी है और इसमें आपको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सारणी बनानी है, पहले तो कक्षा, आवर्ती और फिर एक्स आई ले लेना है, फिर एफ आई एक्स आई ले लेना है। तो एक तो एक्स आई आ जाएगा और एक आ जाएगा आपके एक्स आई एफ आई, दोनों गुणा कर देना। फिर इसका जो समीशन आएगा उसके अंदर आपको एफ आई का समीशन का भाग देना है, तो इसमें आपके माध्य आ जाएगा। तो इसमें माध्य आएगा आपके 35। ठीक है ना, तो वितरण का जो माध्य रहेगा वो तो आएगा आपके 35 और आपको पूछा है इसमें कि माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। तो माध्य 35 आते ही आपको सबसे पहले इसमें बहुलक के लिए ज्ञात करना है। तो बहुलक अगर आप निकालोगे तो इसमें आपको बहुलक का मान मिल जाएगा। जैसे इसमें बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, उसी से आपको करना है कि L प्लस F1 माइनस F2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बटा गुणा करना है H से। तो उसमें आप सबका मान रखोगे तो आपको मिलेगा 37.5, यह आ जाएगा आपके बहुलक। और माध्य का इसमें आप ज्ञात करोगे तो आ जाएगा आपके 35.9, यानी कि इसका जो आंसर है वो इसमें आ जाएगा आपकी पूछा है कि माध्यिका और बहुलक। तो 35.9 और 37.5, यानी कि 35.5 और 37.9, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर रहने वाला है भाई। तो ये था भाई आपके उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो एसआई भर्ती परीक्षा का टेस्ट हुआ था, जो कि उत्कर्ष का अंतिम टेस्ट है 21 नंबर वाला, वो आज हमने सॉल्व कर लिया है। जीके एंड जीएस का था। तो अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।